वेलकम टू नॉवल ऑफ वर्ल्ड। कहानियों की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। अभिराज कैफे के कोने में विक्रांत और ईरा के सामने बैठा था। कांच की खिड़कियों से गर्म रोशनी छनकर आ रही थी, जो लकड़ी की मेजों और भाप निकलती कॉफी के मगों पर एक हल्की चमक डाल रही थी। उनका ऑर्डर लाने वाला वेटर अभिराज की ओर घबराकर देखते हुए सख्ती से चला गया। अभिराज की शक्ति की हल्की सी फुसफुसाहट भी तेजी से फैल चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपनी कॉफी की चुस्की ली। उसका आसन शांत था और उसने मुस्कुराते हुए विक्रांत और ईरा को छोटे छोटे इशारे और हल्की हंसी साझा करते देखा। तो अभिराज ने बेपरवाही से शुरू किया, शरारत भरी मुस्कान के साथ, आप दो प्रेम पंछी पहली बार कहाँ मिले थे? और यह परी कथा ठीक कैसे शुरू हुई? विक्रांत ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए अपनी गर्दन के पीछे खरोंच किया। ईरा मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त की बेटी है, उसने स्वीकार किया। वह हमारे पड़ोस के पास रहती थी। हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। लेकिन कल, मुझे नहीं पता, असफलता के बाद मैं बहुत उदास था और उसने मुझे सांत्वना दी। और जब उसने मुझसे बात की, वह प्यार भरी नजर से ईरा की ओर मुड़ा, तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी परी को देख रहा हूँ। इसलिए मैंने बस शादी के लिए कह दिया। और उसने हाँ कर दी। ईरा शर्मा गई और अभिराज समझदारी में सिर हिलाते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। ये बात समझ में आई, अगर यह सब हाल ही में हुआ था तो ये बताता था कि अभिराज ने पहले ईरा के बारे में क्यों नहीं सुना था। अगर विक्रांत कुछ समय से डेटिंग कर रहा होता तो अभिराज को निश्चित रूप से पता होता। उनकी सामान्य बातचीत गर्म हंसी और हानिरहित मजाक के साथ जारी रही, तभी अचानक हवा में तनाव भर गया। कैफे का दरवाजा जोर से खुला। एक लंबा युवक अंदर आया, जिसकी उपस्थिति तुरंत दबावपूर्ण थी। उसने एक बिना आस्तीन की ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जो उसकी गठी हुई बाहों को दिखा रही थी। उसकी आंखें तेज और घमंडी थीं। वह कमरे को स्कैन कर रहा था जब तक कि उसकी नजर कोने में कांपते हुए आदिल पर नहीं पड़ी। ये करण था, आदिल का बड़ा भाई। 20 साल की उम्र में करण पहले ही पृथ्वी तत्व को जगा चुका था और एक अर्ध योद्धा बन गया था। इस परिवर्तन ने विश्वविद्यालय और समुदाय में उसके दर्जे को बढ़ा दिया था। शक्ति के साथ अहंकार आया और करण ने तेजी से अपनी ताकत का दिखावा करना और कमजोरों को दबाना सीख लिया था। भले ही आदिल अपना तत्व जगाने में विफल रहा था, करण फिर भी अपने भाई पर जान छिड़कता था, उसे लापरवाही से लाड करता था। जब उसने आदिल के चेहरे पर खरोंच और चोटें देखी, तो करण की आंखें गुस्से से भड़क उठीं। उसकी आवाज कैफे में गरज की तरह गूंजी। किस कमीने ने मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की? अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर आओ और एक मर्द की तरह मुझसे मिलो। माहौल जम गया। बर्तन खड़खड़ाए। वेटर काउंटर के पीछे दुबक गए। ग्राहक डर के मारे सिकुड़ गए। अभिराज की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसका हर एक हिलना डुलना जानबूझकर किया गया था। उसके शांत कदम टाइल वाले फर्श पर गूंजे जैसे ही वह आगे बढ़ा और करण के सामने रुका। उसने बात नहीं की, उसने बस अपनी मुट्ठी पीछे खींची और वार किया। आवाज एक विस्फोट की तरह थी। करण का शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर चला गया, कैफे के कांच के दरवाजे से टकराकर टूट गया। वह सड़क पर उड़ गया, एक फटे गुड़िया की तरह कई बार फर्श पर उछला और आखिरकार एक ढेर में गिर गया। उसके कान, नाक, मुंह और आंखों से खून बह रहा था। लोग हाँफने लगे, कुछ चीखने लगे, अन्य डरावनी चुप्पी में घूर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि करण मर चुका है या जिंदा। लेकिन अभिराज का भाव अपरिवर्तित रहा। संघ में एक नियम था, एक मार्शल कलाकार एक आम नागरिक पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई गैर योद्धा किसी योद्धा का अपमान या अनादर करता है, तो मार्शल कलाकार को बदला लेने का अधिकार था, भले ही वह जानलेवा हो, जब तक सबूत प्रदान किया जाता। करण एक सच्चा योद्धा नहीं था, केवल एक अर्ध योद्धा, और उसने अभिराज का अनादर किया था। भले ही अभिराज ने उसे मार डाला होता, कोई सजा नहीं होती। लेकिन अभिराज ने खुद को रोका था। करण बचेगा। अभिराज मुड़ा और शांत कदमों से चला गया। विक्रांत और ईरा को अलविदा कहकर टूटे हुए कैफे को पीछे छोड़ दिया। उसकी अगली मुलाकात से पहले उसके पास अभी भी कुछ घंटे थे। ये खुद में निवेश करने का समय था। अभिराज अपने कमरे में वापस आकर अपनी डेस्क पर बैठा और अपने टैबलेट पर संग इंटरफेस खोला। उसने बुनियादी तलवार तकनीक अनुभाग में नेविगेट किया और अनगिनत प्रविष्टियों को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। वह कुछ शानदार नहीं देख रहा था। उसे कुछ बुनियादी चाहिए था, एक ऐसी तकनीक जो उसकी मूल बातों को तेज करे और उसकी समझ को गहरा करे। तभी एक तकनीक पर उसकी नजर पड़ी। नींव तलवार कला। तलवारबाजी को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई एक मौलिक तलवार शैली। इस कला में महारत हासिल करने से तलवार भावना, तलवार के मार्ग की गहरी समझ को समझने की संभावना बढ़ जाती है। ये बुनियादी ग्रेड तकनीकों में सबसे महंगी थी, 50 लाख संग सिक्के। अभिराज हिचकिचाया। फिर उसने अपना फोन उठाया और डायल किया। पिताजी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। क्या बात है बेटे? मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? 50 लाख। एक लंबी चुप्पी छा गई। अभिराज ने अपनी सांस रोकी।
फिर अश्विन ने जवाब दिया, शांत और अडिग। ठीक है। कुछ ही सेकंड बाद अभिराज का फोन पिंग हुआ। उसके खाते की शेष राशि 50 लाख बढ़ गई थी। वह एक पल के लिए स्क्रीन को घूरता रहा, उसका दिल अपने पिता के शांत अटूट विश्वास से गर्म हो गया। उसने तकनीक खरीद ली। एक फाइल उसके योद्धा खाते में आ गई। डिंग, बेसिक लेवल नींव तलवार कला का पता चला। क्या आप इसे समझना चाहेंगे? अभिराज ने सिर हिलाया। हाँ। डिंग, आदिम ग्रेड नींव तलवार कला सफलतापूर्वक समझ ली गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जो एक बुनियादी तकनीक होनी चाहिए थी, वह परिवर्तित हो गई थी। तलवार कला ने खुद को आदिम स्तर के रूप में प्रकट किया, जिसमें प्राचीन तलवार ज्ञान का सार था। इसमें केवल एक ही चाल थी, लेकिन उस चाल ने अनंत जटिलता को गहन सरलता में बदल दिया था। मुख्य बेसिक स्तर नींव तलवार कला में 4 स्तर थे। यदि कोई स्तर 4 के शिखर तक पहुंच सकता था, तो तलवार भावना को जगाने का पतला मौका था। लेकिन ये सिर्फ एक मौका था, निश्चितता नहीं। अभिराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अभ्यास करना शुरू कर दिया। जिस क्षण उसका मन तलवार कला के सिद्धांतों के साथ जुड़ गया, उसके शरीर से एक तलवार भावना का उछाल एक ज्वार की लहर की तरह फूट पड़ा। जमीन उसके नीचे थोड़ी कांप उठी। उसका शरीर सहज ज्ञान पर हिल गया, उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगलियां तलवार का आकार ले लीं। वह ठीक समय पर बाहर निकल आया। एक भेदी तलवार प्रकाश उसकी उंगलियों से फटा और हवा में काट दिया, इतना तेज और तीव्र कि इसने एक लंबी गूंज छोड़ दी। यह आसमान में गया और चट से एक बादल को 2 हिस्सों में काट दिया। अभिराज जम गया। उसका शरीर कांप उठा, डर से नहीं, बल्कि आश्चर्य से। उसने अभी अभी तलवार भावना स्तर 1 को जगाया था। तलवार भावना, तलवार के मार्ग को समझने की एक अभिव्यक्ति। स्तर 1, शक्ति को 2 गुना करता है। स्तर 2, 3 गुना। स्तर 3, 4 गुना। स्तर 9, 12 गुना। उसने केवल सतह को खरोंचा था, लेकिन अब रास्ता खुल गया था। अभिराज की आंखों में एक तेज आग जल उठी। वह इस कला की खेती करेगा जब तक कि वह शिखर तक नहीं पहुंच जाता। 2 घंटे के अभ्यास के बाद अभिराज वापस अंदर आया, स्नान किया और दोपहर के भोजन के लिए बाहर गया। वह अपने भोजन के बीच में था जब उसका फोन बजा। ये रीतिक था। श्रीमान अभिराज, रीतिक ने जल्दबाजी में कहा। पर्यवेक्षक चार्ल्स आ गए हैं। क्या आप उनसे अभी मिलना चाहेंगे? मैं खाना खा रहा हूं, अभिराज ने ठंडेपन से जवाब दिया। मैं बाद में आऊंगा। उसने फोन रख दिया। अभी भी सोच रहा था कि रीतिक थोड़ा विकृत है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया। अभिराज जब संघ हॉल में दाखिल हुआ, तो रीतिक ने उसका स्वागत एक चौड़ी, अति उत्सुक मुस्कान के साथ किया जिससे अभिराज की त्वचा सिकुड़ गई। रीतिक ने देखा और उसकी मुस्कान जल्दी से एक तटस्थ रेखा में फीकी पड़ गई। इस तरफ, श्रीमान अभिराज, उसने कहा, उसे गलियारे के अंत में एक निजी कमरे की ओर ले जाते हुए। उसने दस्तक दी। पर्यवेक्षक, श्रीमान अभिराज आ गए हैं। अंदर से एक गहरी आवाज ने जवाब दिया। अंदर आओ। अभिराज अंदर कदम रखा। जिस क्षण उसने दहलीज पार की, उस पर एक भारी दबाव आ गिरा, जैसे किसी प्रागैतिहासिक जानवर की उपस्थिति हो। उसकी सांस अटक गई और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। लेकिन उसका चेहरा शांत बना रहा। चार्ल्स की तेज निगाह ने उसे जिज्ञासा के साथ देखा। फिर, एक हंसी के साथ, उसने अपनी आभा वापस ले ली। हा, मुझे माफ करना, श्रीमान अभिराज। मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे तुम्हारा परीक्षण करना पड़ा। अभिराज ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, राहत की लहर उसके अंदर से गुजर गई। उसने सोचा था कि चार्ल्स एक शत्रुतापूर्ण व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अब वह समझ गया। ये सिर्फ एक परीक्षण था। कृपया, बैठिए, चार्ल्स ने गर्मजोशी से कहा। मुझे अपना परिचय ठीक से देने दें। मैं चार्ल्स डैनवा हूँ। आधार नगर 1 से 5 मेरे पर्यवेक्षण के अंतर्गत आते हैं। अभिराज ने शिष्टाचार से सिर झुकाया। अभिराज, यह एक सम्मान की बात है, श्रीमान चार्ल्स। चार्ल्स ने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण की। हंट, वह उपनाम। क्या आप सुपरसिटी से किसी से संबंधित हैं? उसे याद था कि रीतिक ने पहले अभिराज के नाम का उल्लेख किया था, लेकिन वह उत्साहित होने के कारण बिंदुओं को जोड़ नहीं पाया था। अब जब उसने नाम फिर से सुना, तो उसके विचार सुपरसिटी के एक विशेष शक्तिशाली और रहस्यमय परिवार की ओर मुड़ गए, जिसका नाम भी हंट था। शायद बस एक संयोग, उसने खुद से बुदबुदाया, विचार को एक तरफ हटाते हुए। कुछ पल की बातचीत के बाद, चार्ल्स आगे झुका और कहा, अभिराज, मैं आपको आधिकारिक तौर पर जीनियस स्तर के रंगरूट के रूप में मार्शल संघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। एक पंजीकृत आत्मा प्रतिभा के बिना भी आपकी शक्ति आपको योग्य बनाती है। अभिराज ने अपना सिर झुकाया। लाभ क्या है? चार्ल्स और मुस्कुराया। उसके चेहरे पर परेशानी का एक संकेत भी नहीं था, अगर कुछ था, तो वह अभिराज की शांत पूछताछ से खुश था। निराशा एक रेड फ्लैग होती, संयम का मतलब था कि लड़के के पास एक ठोस मार्शल हृदय था। कई लाभ हैं, चार्ल्स ने कहा, मेज पर एक दस्तावेज फिसलते हुए। ये समझौता है। एक नजर डालिए। अगर आपको कुछ और चाहिए, तो मुझे बताएं, मैं उसे पूरा करूंगा। अभिराज ने शर्तों को पढ़ा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। आज ये दूसरी बार था जब वह स्तब्ध रह गया था।
पहली बार एक उन्नत तकनीक की 100 अरब क्रेडिट कीमत थी। अब ये प्रस्ताव, यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। अनुबंध, 500 मिलियन संघ सिक्के प्राप्त करें। सुपर सिटी में एक विला प्राप्त करें। यदि आप 2 महीने के भीतर एक मार्शल मास्टर बन जाते हैं तो अनलॉक किया जा सकता है। सर्वोच्च ग्रेड शरीर को मजबूत करने वाले तरल पदार्थ की 2 शीशियां प्राप्त करें। संघ बाजार से आधी कीमत पर कुछ भी खरीदें। केवल 1 वर्ष के भीतर एक मार्शल ग्रैंडमास्टर बनने के बाद अनलॉक होता है। एक कौशल चुनें। यदि आप 1 महीने के भीतर स्तर 9 मार्शल योद्धा तक पहुंच जाते हैं। एक हथियार चुनें। 100 मिलियन मूल्य से कम। शर्तों को देखकर अभिराज कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया। 500 मिलियन नकद। यहां तक कि मेरे सुपर सक्षम पिताजी भी अब तक केवल 100 मिलियन ही कमा पाए हैं। सुपर सिटी में एक विला। इसका मतलब न केवल एक घर था, बल्कि एक ऐसी जगह में पूर्ण आवासीय स्थिति थी जो अरबों का सपना था। अभी दुनिया भर में केवल 5 सुपर सिटी और 50 बेस सिटी थे। एक सुपर सिटी एक बेस सिटी के आकार से कम 10 गुना बड़ी थी। इसकी भव्यता अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचती थी। दुनिया के सभी सच्चे शक्तिशाली लोग वहीं रहते थे। आम लोग बिना कनेक्शन या योग्यता के सुपर सिटी में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे, अकेले वहां रहने की बात तो दूर। फिर सर्वोच्च ग्रेड शरीर को मजबूत करने वाला तरल पदार्थ था। अभिराज ने इसके बारे में सुना था। यह एक साधारण व्यक्ति की शक्ति को 1000 किलोग्राम तक बढ़ा सकता था और गति को 30 मीटर सेकंड तक बढ़ा सकता था। लागत, एक अकेली शीशी के लिए 100 मिलियन का भारी मूल्य। और अब उसे 2 मुफ्त में दिए जा रहे थे। भले ही उसे उनकी जरूरत न हो, उसके माता पिता लाभ उठा सकते थे। वे सिर्फ आम लोग थे। यह उनके लिए जीवन बदलने वाला अवसर होगा। बाद में, जब वह एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा, तो वह मौलिक संबंध मुद्दे को ठीक करने का एक तरीका खोजेगा। फिर अभिराज ने पूछा। उसका गला अचानक सूख गया था। पर्यवेक्षक चार्ल्स, जब आप कहते हैं कि मैं कोई भी कौशल चुन सकता हूं, क्या आपका मतलब बुनियादी तकनीकों से है, या विशेष वाले भी शामिल हैं? जब चार्ल्स ने अभिराज की उत्सुक, अभिभूत अभिव्यक्ति देखी, तो उसे गहरी संतुष्टि महसूस हुई। वह जानबूझकर मुस्कुराया और कहा, बेशक, विशेष तकनीकों को भी शामिल करते हुए। हाँ, आप 100 अरब तक की एक तकनीक चुन सकते हैं। लेकिन, आप पकड़ देख सकते हैं, है ना? क्या आपको लगता है कि आप सौदे को सक्रिय करने की शर्तों को पूरा कर सकते हैं? अभिराज को उसी क्षण अपनी वर्तमान खेती के स्तर को प्रकट करने की एक मजबूत इच्छा महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे एक जीनियस माना जा सकता है, जरूर। लेकिन अगर उसने बहुत ज्यादा प्रकट किया, तो उसे एक राक्षस का लेबल दिया जाएगा। लोग अज्ञात से डरते थे। अगर उसने यह उजागर किया कि वह वास्तव में कितना असामान्य रूप से प्रतिभाशाली था, तो वह लालच, संदेह या इससे भी बदतर को आकर्षित कर सकता था। दुनिया एक आपदा का सामना कर रही थी। हर कोई शक्ति के शॉर्टकट के लिए बेताब था, यहां तक कि शक्तिशाली भी। कौन जानता था कि वह किस तरह का ध्यान आकर्षित कर सकता है, या वे किस हद तक जा सकते थे अगर उन्हें लगा कि उसके पास कोई छिपा हुआ रहस्य है। इसलिए अभिराज ने बस शांत होकर जवाब दिया, हम देखेंगे। चार्ल्स ने एक भान उठाई। जब उसने पहली बार अनुबंध देखा था, तो उसने भी सोचा था कि यह बेतुका है। ये शर्तें नहीं थी, यह एक काल्पनिक उपन्यास की कहानी थी। 1 साल के भीतर एक ग्रैंड मास्टर बने। 2 महीने के भीतर एक मास्टर बने। 1 महीने में स्तर 9। हास्यास्पद, लेकिन आदेश उच्चाधिकारियों से आया था। चार्ल्स के पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब, अभिराज की आंखों में शांत आत्मविश्वास देखकर, वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। क्या ये बच्चा वास्तव में ऐसा कर सकता था? अगर ऐसा है, तो उच्चाधिकारी उस पर सैकड़ों अरब खर्च कर देंगे। यहां तक कि राजा भी खुद पर इतना खर्च करने में संकोच करेंगे। फिर अभिराज ने फिर से पूछा, ये कहता है कि मैं 100 मिलियन से कम का एक हथियार चुन सकता हूं। मैंने लिस्टिंग देखी है। वहां है। ई श्रृंखला, योद्धा स्तर के जानवरों को चोट पहुंचा सकती है। डी श्रृंखला, मास्टर स्तर के जानवरों को चोट पहुंचा सकती है। सी श्रृंखला, ग्रैंडमास्टर स्तर के जानवरों को चोट पहुंचा सकती है। बी श्रृंखला, राजा स्तर के जानवरों को चोट पहुंचा सकती है। ए श्रृंखला, सम्राट स्तर के जानवरों को चोट पहुंचा सकती है। दुर्लभ बल हथियार भी हैं जो हमले की शक्ति को गुना कर सकते हैं। स्तर 1:5 से गुना करें। स्तर 2:10 से गुना करें। स्तर 3:20 से गुना करें। स्तर 4:40 से गुना करें। स्तर 5:80 से गुना करें। लेकिन वे हथियार, केवल सम्राट ही उनका उपयोग कर सकते थे। अभिराज के लिए अभी वे पहुंच से बिल्कुल बाहर थे। ई श्रृंखला के हथियारों का मूल्य 1 से 5 मिलियन तक था। डी श्रृंखला, 20 से 50 मिलियन। सी श्रृंखला, 90 से 200 मिलियन। बी श्रृंखला, 500 मिलियन से 1 बिलियन। ए श्रृंखला, 2 से 5 बिलियन। बल हथियार, केवल योगदान बिंदुओं के माध्यम से विनिमय योग्य, बिक्री के लिए नहीं। तो अब, अभिराज वास्तविक रूप से एक उच्च अंत सी श्रृंखला हथियार चुन सकता था। लेकिन हाथ में 500 मिलियन नकद होने के कारण, उसके पास पर्याप्त से अधिक विकल्प थे।
श्रीमान चार्ल्स, क्या एक कस्टम निर्मित हथियार बनाने का कोई तरीका है? अभिराज ने पूछा। चार्ल्स ने अपना सिर झुकाया। ओह, क्या आपको दुकान में वाले पसंद नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वे अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक कस्टम निर्मित चाहिए। ये किया जा सकता है, चार्ल्स ने सिर हिलाया। लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा और कीमत सामान्य से अधिक होगी। क्या आपके दिमाग में पहले से ही कोई डिजाइन है? अभिराज की आंखें चमक उठीं। किस युवा नायक ने पौराणिक तलवार के साथ दुनिया में चलने, रास्ते में सुंदरियों को बचाने का सपना नहीं देखा था? मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा, अभिराज ने कहा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मेरी एक अनुरोध है। मुझे एक कस्टम निर्मित हथियार चाहिए। चार्ल्स ने सिर हिलाया। आप किस श्रृंखला का लक्ष्य बना रहे हैं? और डिजाइन क्या है? अभिराज ने एक पल के लिए सोचा। मैं एक C9 हथियार लूंगा। जहां तक डिजाइन की बात है। उसने एक पेन और कागज उठाया और स्केच बनाना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद, वह संतुष्टि के साथ पीछे झुक गया। कागज पर एक खूबसूरती से खींची गई तलवार थी, फ्रॉस्टमॉर्न, उसके पिछले जीवन में वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट की पौराणिक ब्लेड। चार्ल्स ने एक नजर डाली और प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। एक पल के लिए, उसने खुद के लिए एक बनवाने पर भी विचार किया, जब तक उसे याद नहीं आया कि वह तलवार उपयोगकर्ता नहीं था। साथ ही, इस उभरते मिथक से शैली चुराना समझदारी नहीं हो सकती थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, अभिराज ने ऊपर देखा और कहा, पर्यवेक्षक, मैं बाहर जाकर शिकार करना चाहता हूँ। चार्ल्स चौंक गया। आपने कल ही अपना तत्व जगाया, आज एक योद्धा बन गए, और आप पहले से ही शिकार करना चाहते हैं। क्या आप अपना नाम दिखाना चाह रहे हैं? फिर उसने गंभीरता से जोड़ा, आप नियम जानते हैं। यदि आप अकेले शिकार करना चाहते हैं, तो आपको स्तर 7 योद्धा होना चाहिए। अन्यथा, आपको एक पार्टी में शामिल होना होगा। आप क्या सोचते हैं? अभिराज ने जवाब दिया, मैं कम से कम एक बार बाहर देखना चाहूंगा। मैं एक पार्टी के साथ जाऊंगा। क्या आप मेरे लिए एक व्यवस्था कर सकते हैं? चार्ल्स ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपके लिए एक उपयुक्त टीम का चयन करूंगा। आपको आपका हथियार 2 दिनों के भीतर मिल जाएगा। पैसा अभी स्थानांतरित किया जाएगा। और शरीर को मजबूत करने वाला तरल पदार्थ आपके घर 3 घंटों के भीतर वितरित कर दिया जाएगा। अभिराज खड़ा हुआ और चार्ल्स से हाथ मिलाया। चार्ल्स, एक राजा रैंक का शक्तिशाली व्यक्ति, जो आसमान में उड़ने, परमाणु विस्फोटों को झेलने और अगर वह चाहे तो पूरे शहरों को समतल करने में सक्षम था, फिर भी उसने अभिराज के सामने अहंकार का एक कण भी नहीं दिखाया। क्योंकि उसके सामने का युवा आदमी एक जीवित मिथक था। एक ही दिन में एक योद्धा बनना, यह उन प्राचीन खंडहरों में भी दर्ज नहीं था जो संघ ने खोजे थे। संघ के उपाध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से उसे निर्देश दिया था, यह अनुबंध बनाएं और अभिराज हंट के साथ अत्यधिक ईमानदारी से व्यवहार करें। अलविदा कहने के बाद, अभिराज शाखा से चला गया। उसके माता पिता को आज एक और आश्चर्य मिलने वाला था। अभिराज शाम की छाया शहर पर फैलने के साथ ही घर लौट आया। उसके माता पिता पहले ही वापस आ चुके थे। अश्विन सोफे पर टीवी देख रहा था, और नंदिनी फोन पर बात कर रही थी। अरे, मैं वापस आ गया, अभिराज ने अंदर कदम रखते ही कैजुअली अभिवादन किया। अश्विन ने नजर डाली और एक भान उठाए। तुम कहाँ थे, बेटे? ज्यादा कुछ नहीं, अभिराज ने लापरवाही से जवाब दिया। बस आधिकारिक मार्शल योद्धा के रूप में पंजीकरण करने के लिए संघ हॉल गया था। उसने इतनी उदासीनता से बात की, जैसे उसने सिर्फ एक काम किया हो। टीवी रिमोट पर अश्विन की उंगलियां बीच दबाव में रुक गईं। ओह, तो तुम योद्धा के रूप में पंजीकरण करने के लिए संघ हॉल गए? रुको, तुमने अभी क्या कहा? उसकी आवाज भ्रम से तेज हो गई। बेटे, क्या तुम मुझे फिर से बता सकते हो? शायद मैंने गलत सुना। अभिराज को इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी और वह मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन सतह पर, वह शांत रहा। मैंने कहा कि मैं एक आधिकारिक योद्धा बनने गया था। रिमोट अश्विन की उंगलियों से फिसल गया और फर्श पर खड़खड़ा गया। वह अचानक खड़ा हो गया, उसकी आंखें तश्तरी जितनी चौड़ी थीं, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। नंदिनी, जो फोन पर बात कर रही थी, जम गई। उसका फोन उसके हाथ से गिर गया जैसे दूसरी पार्टी लगातार बुला रही थी, हेलो, हेलो। दोनों माता पिता अविश्वास में अभिराज को घूर रहे थे। फिर अश्विन अचानक हंसने लगा। हा हा हा, नंदिनी, क्या तुमने सुना? अभिराज बड़ा हो गया है। अब उसमें हास्य की भावना आ गई है। वह अच्छा था, बेटे। तुम्हारे बूढ़े आदमी में भी पुराने दिनों में ऐसी टाइमिंग नहीं थी, लेकिन हे, मैं फिर भी तुम्हारी खूबसूरत माँ को जीतने में कामयाब रहा। तुम में लड़कियों के साथ क्षमता है, बच्चे। मुझे तुम पर गर्व है। एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ, अश्विन ने रिमोट उठाया और चैनल सफिंग पर वापस चला गया। नंदिनी ने अपनी आंखें घुमाई। काफी मजाक हो गया। जाओ हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लाती हूँ। उसने भी उस पर विश्वास नहीं किया। वह अपना फोन उठाने के लिए झुकी, दूसरी तरफ अभी भी कह रहा था, हेलो। अभिराज ने अपने माता पिता को देखा, हक्का बक्का। बिना एक शब्द कहे, उसने अपनी जेब से काला योद्धा कार्ड निकाला और अश्विन को सौंप दिया। अश्विन ने उस पर एक नजर डाली और फिर से रिमोट गिरा दिया।
रिमोट। इस बार अश्विन मजाक नहीं कर रहा था। वह एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आया था और जानता था कि वह काला कार्ड क्या दर्शाता है। अभिराज कोई शरारत नहीं कर रहा था। वह वास्तव में एक योद्धा बन गया था। कमरे में खामोशी छा गई। केवल टेलीविजन की बड़बड़ाहट हवा को भर रही थी। फिर अश्विन ने हंसना शुरू कर दिया, जोरदार अनियंत्रित हंसी जो पूरे घर में गूंज उठी। उसकी गालों से आंसू बह रहे थे। मैंने, अश्विन हंट ने एक अजगर पाला है। हा 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 हा। जब मैंने वह निर्णय लिया था तो मैं गलत नहीं था। नंदिनी ने बात नहीं की। शांत आंसू उसके गालों से लुढ़क गए। अभिराज उनकी प्रतिक्रिया से स्तब्ध था। शरीर के पिछले मालिक की यादों में इसके बारे में कुछ भी शामिल नहीं था। उसने थोड़ा माथा सिकोड़ा और पूछा, पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या निर्णय? क्या आपका कोई अतीत है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? अश्विन ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और अभिराज को देखा। उसकी आंखों में गर्व और उदासी का मिश्रण था। यह एक पिता की नजर थी जो अपने बेटे में अपने परिवार का भविष्य देख रहा था। पहले ही देर हो चुकी है। तुम्हारा दिन लंबा रहा है। अभी आराम करो, हम सुबह बात करेंगे। अभिराज ने और दबाव नहीं डाला। अलविदा पिताजी। अलविदा माँ। वह मुड़ा और अपने कमरे की ओर चला गया। जैसे ही उन्होंने उसे जाते देखा, अश्विन ने बुदबुदाया, हमारा बेटा वास्तव में बड़ा हो गया है। शायद शायद अभिराज के हमारे साथ होने से हम उस परिवार का फिर से सामना कर सकते हैं। नंदिनी ने जवाब नहीं दिया। वह उसके बगल में बैठी और उसे कसकर गले लगा लिया। अश्विन ने जवाब में अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं। उस रात बाद में अभिराज संघ बाजार में वापस दाखिल हुआ। उसकी नई तलवार आने के बाद वह 2 दिनों में शिकार पर जा रहा होगा, लेकिन उसे अन्य चीजों की जरूरत थी। चूंकि वह अब वस्तुओं में हेरफेर कर सकता था, कम से कम 10 एक बार में उसने कुछ उड़ने वाली चाकू खरीदने का फैसला किया। श्रृंखला के उड़ने वाले चाकू का एक सेट 100 से 200 मिलियन के बीच था। प्रत्येक सेट में 10 चाकू थे। अभिराज ने C9 सेट के लिए एक ऑर्डर दिया। उसके पास अभी भी 300 मिलियन संघ सिक्के बचे थे। उसकी तलवार का मूल्य लगभग 100 मिलियन होगा, शेष आधा संघ द्वारा ही कवर किया जाएगा। इससे उसके पास खर्च करने के लिए 200 मिलियन बचे। उसने उपलब्ध तलवार तकनीकों को ब्राउज किया। सबसे सस्ती प्रकाश तलवार तकनीक थी, जिसकी कीमत 100 मिलियन थी। उसने इसे चुना। उसने एक D9 ग्रेड सॉफ्ट आर्मर भी चुना, एक और 100 मिलियन। एक ही पल में वह फिर से एक गरीब बन गया। अभिराज ने आह भरी। मैंने सोचा था कि 500 मिलियन मुझे अमीर बना देंगे। ये सब चला गया, बस ऐसे ही। आह आह। उसने नाटकीय रूप से कुछ और बार आह भरी और फिर ऑर्डर दिया। सिस्टम ने पुष्टि की कि आइटम 3 घंटों के भीतर वितरित किए जाएंगे। सर्वोच्च ग्रेड शरीर मजबूत करने वाला तरल पदार्थ भी उनके साथ वितरित होने की संभावना थी। उसे तुरंत तलवार तकनीक सीखना शुरू करने की उम्मीद थी, लेकिन ऑर्डर पर एक नोट में कहा गया था कि यह विशेष तकनीक एक अधिकारी द्वारा सौंपी जाएगी। उसे एहसास हुआ कि जबकि बुनियादी नींव तलवार कला एक सामान्य तकनीक थी जिसे कोई भी सीख सकता था, अधिक उन्नत तकनीकों के लिए व्यक्तिगत वितरण और मंजूरी की आवश्यकता होती थी। करने के लिए कुछ बेहतर न होने के कारण अभिराज ने अपने कमरे से एक पुरानी तलवार निकाली। शरीर के पिछले मालिक ने इसे एक शौक की वस्तु के रूप में खरीदा था। वह बाहर कदम रखा और आदिम नींव तलवार कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस बार, हालांकि उसकी चालें तेज और साफ थीं, हवा में कोई तलवार भावना नहीं लीक हुई। उसने इसे नियंत्रित करना सीख लिया था। 2 घंटे केंद्रित प्रशिक्षण में बीत गए। डिंग। तलवार भावना स्तर 2 में उन्नत हुई। डिंग। तलवार भावना स्तर 3 में उन्नत हुई। सिर्फ 2 घंटों में उसकी तलवार भावना 2 स्तरों से आगे बढ़ गई। उसकी बल गुना 4 गुना तक बढ़ गया था। 30.8 टन की आधार शक्ति के साथ वह अब एक चौंका देने वाला 123.2 टन बल छोड़ सकता था। पहले से ही एक मार्शल मास्टर की दहलीज पर खड़ा था, और वह भी कोई कमजोर वाला नहीं। आखिरकार वह अपने कमरे में लौट आया, स्नान किया और रात के खाने के लिए नीचे आया। अश्विन ने ज्यादा बात नहीं की। उसने बस पूछा, तो तुम्हारी अगली योजना क्या है? अभिराज ने शांत होकर जवाब दिया, पिताजी, मैं एक पूर्णकालिक योद्धा बनना चाहता हूँ। 2 दिनों में मैं राक्षस शिकार के लिए एक टीम में शामिल हो रहा हूं। उसने अश्विन को अनुबंध की एक प्रति सौंप दी। अश्विन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। लानत है, मैंने सोचा था कि मैं अब और हैरान नहीं हो सकता। लेकिन यह अनुबंध, ये शर्तें, ये किस तरह की बेतुकी शर्तें हैं? एक पल बाद उसने खुद को संभाला और वापस खाने लगा। वह और अधिक नहीं कहना चाहता था। गहराई में उसके आत्मविश्वास को एक झटका लगा था। एक प्रतिभाशाली बच्चा होना एक बात थी, लेकिन एक राक्षसी जीनियस बेटा होना, इसने उसके बहुत आधार को हिला दिया। फिर भी उसके होंठों ने उसे धोखा दिया। वे मुस्कुराने की कोशिश करते हुए फड़कते रहे। नंदिनी ने उसे एक और आंख घुमाकर देखा। रात के खाने के बाद परिवार ने सामान्य रूप से बातचीत की जब तक कि घंटी नहीं बजी। अभिराज ने दरवाजा खोला तो वर्दी में एक लंबा, चौड़े कंधों वाला आदमी मिला। क्या आप श्रीमान अभिराज हंट हैं? आदमी ने पूछा। आपके पास पार्सल हैं?
कृपया सामग्री की पुष्टि करें और हस्ताक्षर करें। अभिराज ने आइटमों की ध्यान से जांच की। सब कुछ वही था, सर्वोच्च ग्रेड शरीर मजबूत करने वाला तरल पदार्थ सहित। सब कुछ ठीक लग रहा है, उसने कहा। फिर आदमी ने उसे एक मुहरबंद स्क्रॉल सौंपा। यह आपकी विशेष तकनीक है। एक अनुस्मारक के रूप में ये केवल आपके उपयोग तक ही सीमित है। इसे साझा करना एक गंभीर अपराध है। यदि लीक होता है तो संघ आपका शिकार करेगा। समझे? अभिराज ने सिर हिलाया। समझ गया। उसने फॉर्म पर हस्ताक्षर किए, पैकेजों को अंदर ले गया और लिविंग रूम में लौट आया। मैंने तुमसे कहा था कि यह आज रात आ जाएगा, उसने अपने माता पिता से मुस्कान के साथ कहा। फिर सैज से अभिराज ने 2 शीशियां निकाली और अश्विन और नंदिनी को सौंप दी। ये आपके लिए हैं। सर्वोच्च ग्रेड शरीर मजबूत करने वाला तरल पदार्थ। यह आपकी शारीरिक शक्ति को काफी बढ़ाने में मदद करेगा। अश्विन ने शीशी ली और उसे घूरने लगा। उसकी आंखें अनकहे भावनाओं से चमक रही थीं। उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक थी, अच्छी तरह से छिपी हुई, लेकिन अभिराज की नजर से बचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अभिराज ने नहीं पूछा। वह जानता था कि जवाब कल आ जाएंगे। अगले दिन अभिराज जल्दी उठा और तरोताजा हुआ। तैयार होने के बाद उसने अपना स्टेटस पैनल खोला। मास्टर अभिराज। शारीरिकता 61.6। आत्मा 61.8। प्रतिभा अनंत बोध। उसके आंकड़े फिर से 2 गुने हो गए थे। बिना किसी सफलता के भी अभिराज पहले ही एक मार्शल मास्टर के दायरे में कदम रख चुका था, एक बेतुका, लगभग असंभव कारनामा। इस दुनिया में एक स्तर 9 मार्शल योद्धा के पास लगभग 10,000 किलोग्राम की शक्ति होती थी। अगले प्रमुख जीन लॉक को तोड़ने और मार्शल मास्टर दायरे में कदम रखने पर उनकी शक्ति 5 गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि एक स्तर 1 मार्शल मास्टर के पास 50,000 किलोग्राम का आधार मुक्केबाजी बल था। प्रत्येक बाद के उपलॉक सफलता ने 1 और 50,000 किलोग्राम जोड़ा। स्तर 2 रेशियो 100,000 किलोग्राम। स्तर 3 रेशियो 150,000 किलोग्राम। स्तर 9 रेशियो 450,000 किलोग्राम। और एक बार जब एक मार्शल मास्टर ग्रैंड मास्टर तक उन्नत हो जाता है तो शक्ति फिर से बढ़ जाएगी 1 और 5 गुना। लेकिन ये दूसरे दिन के लिए एक चर्चा थी। अभी अभिराज के पास 61,600 किलोग्राम कच्ची शक्ति थी, जो पहले ही मार्शल मास्टर की पहली दहलीज को पार कर चुकी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात, अपनी स्तर 4 तलवार भावना के साथ वह 245 टन के बराबर विनाशकारी वार छोड़ सकता था, स्तर 4 मार्शल मास्टर के शिखर के बराबर। वास्तव में प्रत्येक चरण में कच्ची शक्ति के मामले में शिखर स्तर की वास्तव में कोई अवधारणा नहीं थी। एक स्तर 1 मार्शल मास्टर के पास 50 टन बल था। जब तक कोई अगले उप जीन लॉक को अनलॉक नहीं करता, वह आधार नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसलिए किसी के पास 60 या 70 टन की आधार शक्ति नहीं थी जब तक कि उन्होंने बल को गुना करने वाला कोई खजाना या तकनीक का उपयोग नहीं किया। इसका मतलब है कि एक स्तर 1 कभी भी एक स्तर 2 से वास्तव में मेल नहीं खा सकता था जब तक कि उनके पास कोई विशेष कलाकृति या कौशल न हो जो उनकी शक्ति को बढ़ाता हो। अभिराज नीचे चला गया। उसके माता पिता पहले ही ड्राइंग रूम में बैठे थे। उन्होंने खामोशी में एक साथ नाश्ता किया। आज उनमें से कोई भी काम पर नहीं गया। उसके पिता का भाव गंभीर था। उसकी माँ भी उतनी ही गंभीर लग रही थी। अभिराज शांत रहा, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार अश्विन ने उसे देखा और बोलना शुरू किया। अभिराज, हमारे परिवार के बारे में एक रहस्य है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। हम मूल रूप से इस बेस सिटी से नहीं हैं। अभिराज की आंखें झिलमिला उठी, लेकिन उसने बाधा नहीं डाली। अश्विन ने जारी रखा, उसकी आवाज शांत लेकिन भारी थी। तुमने अपने दादा दादी के बारे में कई बार पूछा है। मैंने हमेशा जवाब देने से बचा क्योंकि मैं तुम्हें उदासी से बोझिल नहीं करना चाहता था। लेकिन अब जब तुम सिर्फ एक दिन में एक मार्शल योद्धा बन गए हो, शायद इस ग्रह के इतिहास में ऐसा करने वाले एकमात्र, मुझे लगता है कि तुम सत्य सुनने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो। वह रुका और फिर कहा, हमारा पैतृक घर सुपर सिटी 1 में है। तुम्हारे परदादा अलेक्जेंडर हंट जागृत मार्शल कलाकारों की पहली पीढ़ी में से एक थे। वह अब एक देर चरण मार्शल सम्राट हैं। उन्होंने ड्रैगन और अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हैं। अभिराज का दिल धड़क उठा। अश्विन आगे बढ़े, मेरे पिता और चाचा 7 साल बाद जागे, लगभग 15 या 16 साल की उम्र में। वे दोनों अब मार्शल सम्राट हैं, हालांकि शुरुआती चरण के हैं। ये हमारे हंट परिवार में 3 मार्शल सम्राट बनाता है, जो पूरी दुनिया में मौजूद लगभग 50 में से हैं। उसकी आवाज नीचे चली गई जैसे उसने जोड़ा, यहां तक कि मेरे बड़े भाई और चचेरे भाई भी शक्तिशाली मार्शल किंग हैं। अभिराज स्थिर बैठा रहा, स्तब्ध। अश्विन कड़वाहट से मुस्कुराया। हंट परिवार के एक बच्चे के रूप में मुझ पर बड़ी उम्मीदें रखी गई थीं। लेकिन मैंने कभी मौलिक प्रतिभा को नहीं जगाया। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। मैं अजगरों के घर में पैदा हुई एक काप की तरह था। उसकी आवाज मुलायम हो गई। लेकिन मेरे पिता ने अभी भी मुझसे प्यार किया और मेरा समर्थन किया। मैं अनुसंधान की ओर मुड़ गया और वहां मैं वास्तव में चमका।
मैंने मानवता के लिए कई औषधि का आविष्कार किया। मेरे काम ने मुझे 3 स्टार नागरिक का दर्जा दिलाया। वह रुका, याद में खो गया। अभिराज चुपचाप सुनता रहा, उसका दिल प्रशंसा से भरा हुआ था। अश्विन फिर से बोला, सर्वोच्च ग्रेड शरीर को मजबूत करने वाला तरल पदार्थ जो तुम्हें मिला वास्तव में मेरे आविष्कारों में से एक था। हालांकि मैंने कभी अंतिम प्रक्रिया पूरी नहीं की। अभिराज स्तब्ध था। उसके पिता इतने अविश्वसनीय थे, तो वे इतने विनम्रता से क्यों रह रहे थे? उनके परिवार की नेटवर्थ केवल 100 मिलियन सिक्के क्यों थी? उन्हें अरबपति होना चाहिए था। लेकिन अभिराज ने अपनी जीभ पर लगाम लगाई। अश्विन ने जारी रखा, मैं एक शोध उद्देश्य के लिए बेस सिटी साथ गया था। वहीं मैं तुम्हारी माँ से मिला। वह एक अनाथ थी, लेकिन जिस पल मैंने उसे देखा, मुझे प्यार हो गया। वह हल्के से मुस्कुराया। आखिरकार, मैं उसे कुछ समय पीछा करने के बाद हम एक साथ प्यार में पड़ गए। मैं अपने परिवार के पास गया ताकि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में सूचित कर सकूं। नंदिनी थोड़ी मुस्कुराई जब उसने ये सुना। उसका भाव अंधेरा हो गया। लेकिन मेरे पिता ने पहले ही मेरी शादी तय कर दी थी, एक व्यावसायिक परिवार की बेटी से। उसने एक दुर्लभ चिकित्सा प्रकार की आत्मा प्रतिभा को जगाया था, कुछ ऐसा जिसकी हर शक्तिशाली परिवार को इच्छा थी। मेरे पिता उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि यह हमारा मौका था। दूसरे परिवार ने भी सहमत जताई, भले ही मैं नहीं जागा था। वे हमारा समर्थन चाहते थे, हंट परिवार का समर्थन। अश्विन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, कि मैं किसी और से प्यार करता हूं, तो मेरे पिता और दादा दोनों उग्र हो गए। उन्होंने मुझे परिवार के हितों को धोखा देने वाले के रूप में देखा। वे लड़की को हमारे परिवार में लाना चाहते थे ताकि हमारे बच्चे उसकी प्रतिभा और हमारे हंट रक्तरेखा दोनों को विरासत में ले सकें। लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग था। तो उन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। उन्होंने मेरा दर्जा छीन लिया। भले ही मैं एक 3 स्टार नागरिक था, एक मार्शल सम्राट के पास ऐसा करने का अधिकार था। उन्होंने मुझे और तुम्हारी माँ को मारने की धमकी दी अगर मैंने कभी फिर से अनुसंधान को छुआ। तो हम भाग गए। यहाँ आए, मैंने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया और कभी फिर से अनुसंधान को नहीं छुआ। अश्विन ने आखिरकार बात करना बंद कर दिया। अभिराज अवाक था। उसके पिता एक उपन्यास के दुखद नायक की तरह थे। कोई धोखा नहीं, कोई सुनहरी उंगली नहीं, लेकिन उसने फिर भी प्यार और बलिदान को चुना। और अब बेटा उस भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति रखता था। उसने चुपचाप सोचा, तो मैं ऐसी शक्तिशाली पृष्ठभूमि से आता हूँ। हंट परिवार में दुनिया के केवल 50 में से 3 मार्शल सम्राट हैं। और मार्शल किंग भी। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने तरल पदार्थ देखा तो उसके पिता का वह रूप था। यह उनकी रचना थी। पिताजी, अभिराज ने आखिरकार कहा, आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी, चिंता मत करो। अगर आप कभी भी अपने परिवार में वापस जाना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप बदला चाहते हैं, मैं उसमें भी आपकी मदद करूंगा। बस मुझे थोड़ा और समय दो। अश्विन मुस्कुराया। उसने जवाब नहीं दिया। क्या उसमें नाराजगी थी? हाँ, लेकिन ये गहरी नफरत नहीं थी। ये सिर्फ भाग्य था। उस सुबह बाद में, अभिराज घर से निकल गया। उसने फैसला कर लिया था, वह स्कूल से नाम वापस लेगा और पूरी तरह से अपने खेती के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करेगा। उसने खुद ड्राइव करके स्कूल गया। अपनी कार पार्क करने के बाद, उसने आगे एक परिचित आकृति को देखा। मयंक। अभिराज लगभग उसे भूल गया था। मयंक ने भी उसे देखा और घृणा की। देखो कौन आखिरकार दिखाई देने का फैसला करता है। हमारा जीनियस अभिराज, वह जिसने 3 तत्वों को जगाया और उन सभी की खेती करने का फैसला किया। वाह, सब लोग, उसके लिए एक ताली बजाओ। आसपास के छात्र उलझन में दिख रहे थे। मयंक को परवाह नहीं थी। वह दिखावा करने के लिए खुजली कर रहा था। उसने जोर से कहा, अब जब हम दोनों अर्ध मार्शल योद्धा हैं, तो क्या तुम मुझे आधिकारिक अखाड़े में लड़ने की हिम्मत करते हो? वह आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने अपनी श्वास तकनीक की रूपरेखा को समझ लिया था और उसे विश्वास था कि वह 2 महीनों के भीतर या इससे भी जल्द अपना पहला जीन लॉक खोलेगा। इस बीच, अभिराज ने 3 तत्वों की खेती का मूर्खतापूर्ण रास्ता चुना था। भले ही वह एक जीनियस था, इसमें 3 गुना प्रयास लगेगा। उनके बीच का अंतर केवल बढ़ेगा। मयंक मुस्कुराया, लेकिन अभिराज ने उसे देखा भी नहीं। वह मयंक के ठीक बगल से चला गया जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं था। मयंक का भाव बिगड़ गया। अनदेखा किया जाना अपमानित होने से अधिक दर्दनाक था। वह गरजा, अभिराज, अगर तुम मर्द हो, तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। या झुमके पहनो और एक बार में नाचो। कुछ छात्र हंसे। हंसी फैल गई। अभिराज चलना बंद कर दिया। उसने उस कीड़े को अनदेखा करने की कोशिश की थी, लेकिन कीड़े ने कुचले जाने पर जोर दिया। वह मुड़ा और मयंक की ओर चला गया। उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थीं, जैसे किसी कीट को देख रहा हो। मयंक ने सहज रूप से एक कदम पीछे लिया। एक सेकंड के लिए उसके दिल में डर क्रेप्ट आ गया। लेकिन फिर उसने खुद को हासिल किया। डरा हुआ, अभिराज से, क्या मजाक है? वह चिल्लाया, तुम क्या घूर रहे हो? डरे हुए, मैं तुम्हें धमकी नहीं दूंगा।
वह आत्मविश्वासी था। आखिरकार उसने भी सर्वोच्च ग्रेड शरीर को मजबूत करने वाले तरल पदार्थ की एक शीशी का उपयोग किया था, जो उसके दादा से एक उपहार था। लेकिन इससे पहले कि वह अपने विचार पूरे कर पाता, अभिराज ने एक काला कार्ड निकाला। मयंक की मुस्कान जम गई। क्या वह मार्शल योद्धा पहचान टोकन नहीं था? लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। अचानक एक घातक आभा ने उसे घेर लिया। धमाका! अभिराज का मुक्का सीधे मयंक की छाती पर लगा। मयंक एक तोप के गोले की तरह बाहर उड़ गया, कई बार जमीन से उछला और आखिरकार एक भयानक धड़ाम के साथ एक पार्क की गई कार में टूट गया। खामोशी बधिर कर रही थी। किसी को नहीं पता था कि मयंक जीवित था या मृत। अभिराज ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे बकवास बात करना नापसंद था। उसने बस कार्य किया। आसपास के छात्र सदमे में जम गए थे। उन्होंने मयंक को देखा, फिर अभिराज को, फिर काले कार्ड को। उसने एक अर्ध योद्धा को एक फटे गुड़िया की तरह उड़ा दिया था। अभिराज क्या था? कुछ ने काले कार्ड को पहचाना लेकिन विश्वास करने से इनकार कर दिया कि यह उनका था। वह सिर्फ 2 दिन पहले जागा था। ये संभव कैसे हो सकता है कि वह उनका कार्ड हो? लेकिन अभिराज को परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। वह मुड़ा और सीधे प्रिंसिपल के कार्यालय की ओर चला गया। अभिराज शांत और संयमित मुद्रा में प्रिंसिपल के कार्यालय में दाखिल हुआ। प्रिंसिपल रीतिक अपनी डेस्क के पीछे बैठे थे। उनकी आंखें कुछ दस्तावेजों को स्कैन कर रही थीं। जब उन्होंने अभिराज को अंदर आते देखा, तो उन्होंने कागजात को नीचे रखा और शिष्टाचार से मुस्कुराए। नमस्ते, प्रिंसिपल, आप कैसे हैं? अभिराज ने सिर हिलाते हुए अभिवादन किया। मैं स्कूल से नाम वापस लेने आया हूँ। क्या आप मुझे औपचारिकताएं पूरी करने में मदद कर सकते हैं? रीतिक आश्चर्य से पलक झपकाए। उन्होंने अभिराज को एक पल के लिए अध्ययन किया, जैसे पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हों कि उन्होंने सही सुना है। फिर वह आगे झुके। नाम वापस? क्या आप निश्चित हैं, अभिराज? उन्होंने अपनी आवाज में वास्तविक चिंता के साथ पूछा। तुमने अविश्वसनीय क्षमता दिखाई है। तुम पहले से ही एक अर्ध मार्शल योद्धा हो। तुम्हारी प्रतिभाओं के साथ, तुम्हें तेजस मार्शल विश्वविद्यालय में स्वीकार किए जाने का एक वास्तविक मौका है। ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है। क्या तुम पुनर्विचार नहीं करोगे? अभिराज ने अपनी जेब में हाथ डाला और शांत होकर एक चिकना, काला कार्ड निकाला, एक मान्यता प्राप्त मार्शल योद्धा का पहचान टोकन। उसने इसे धीरे से डेस्क पर रखा। मैं आभारी हूँ, प्रिंसिपल, लेकिन मैं पहले ही एक पूर्ण विकसित मार्शल योद्धा बन चुका हूँ। संघ ने आधिकारिक तौर पर मुझसे अनुबंध किया है। अब से, मैं पूरी तरह से योद्धा मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। हर चीज के लिए धन्यवाद। प्रिंसिपल रीतिक जम गए। तुमने अभी क्या कहा? मैं एक मार्शल योद्धा बन गया हूँ, अभिराज ने दोहराया। उसकी मुस्कान मामूली थी। मैं भाग्यशाली था, बस। रीतिक अविश्वास में खड़ा हो गया। तुमने 2 दिन पहले जगाया, और अब तुम पहले से ही एक मार्शल योद्धा हो। वह अवाक था। ऐसी बात होने की पूरी असंभवता ने उसे हिला दिया। एक शिक्षक के रूप में अपने सभी वर्षों में, और खुद एक स्तर 5 मार्शल मास्टर, उन्होंने कभी भी ऐसा मामला नहीं सुना था। और अब अभिराज उसे यह बता रहा था जैसे ये सिर्फ एक छोटा सा अपडेट था। रीतिक ने काले कार्ड को घूरा, योद्धा पहचान का एक टोकन, और उसे एहसास हुआ। अभिराज सिर्फ कोई जीनियस नहीं था, वह उस तरह की जीवन में एक बार होने वाली घटना थी जो इतिहास की किताबों को फिर से लिख सकती थी। अगर वह पहले जानता होता, तो वह उच्चाधिकारियों को इसकी रिपोर्ट कर सकता था। शायद सम्मान या एक पदोन्नति भी अर्जित करता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नाम वापस लेने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। बाहर, अभिराज ने देखा कि मयंक को स्कूल की चिकित्सा टीम द्वारा पहिएदार किया जा रहा था। छात्रों ने उसे डर और विस्मय के मिश्रण के साथ देखा, सहज रूप से रास्ता साफ करने के लिए एक तरफ हट गए। अब किसी ने भी उसका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। वह पार्किंग स्थल की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह अपनी कार में प्रवेश करने वाला था, उसने अपनी ओर आती एक परिचित आकृति को देखा। रोशनी। वह धीरे से मुस्कुराए। मैंने सुना कि क्या हुआ, उसने कहा, उसकी आवाज कोमल थी। तुम अद्भुत हो, अभिराज। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मजबूत हो। अभिराज ने अपने सिर के पीछे खरोंच किया, थोड़ा शर्मिंदा। तुम्हारी क्रश से तारीफ मिलना बिल्कुल बुरा नहीं लगता, उसने सोचा। जोर से, उसने जवाब दिया, जिक्र मत करो। तुम वास्तव में अद्भुत हो। एक आत्मा प्रतिभा को जगाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। तुम्हारा अगला कदम क्या है? रोशनी ने सिर हिलाया, उसका भाव शांत था। संघ और शिक्षा मंत्रालय दोनों ने संपर्क किया। कुछ सोचने के बाद, मैंने शिक्षा गुट में शामिल होने का फैसला किया है। मैं लिखित परीक्षा के लिए बैठूंगी। अगर मैं पास हो जाती हूँ, तो मैं मार्शल टेस्ट लेने की जरूरत के बिना सीधे तेजस मार्शल विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकती हूँ। तुम्हारा क्या? उसने पूछा। मैंने अभी अभी स्कूल से नाम वापस लिया है, अभिराज ने कहा। मैं एक पूर्णकालिक योद्धा बनना चाहता हूँ। रोशनी आश्चर्य से पलक झपकाई, फिर ईमानदारी से मुस्कुराई। बधाई हो, फिर मुझे उम्मीद है कि हमारे रास्ते फिर से मिलेंगे। उनका संक्षिप्त आदान प्रदान वहीं समाप्त हो गया, और अभिराज घर लौट आया।
वह क्या नहीं जानता था कि सिल्वा परिवार पहले से ही उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। भले ही वह जानता होता, उसे परवाह नहीं होती। मास्टर एरिक, सिर्फ एक शिखर मार्शल मास्टर, उसे चिंतित नहीं करता था। एक बार घर आने के बाद अभिराज अपने आंगन में चला गया, अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसके माता पिता अश्विन और नंदिनी ने एक दुर्लभ दिन की छुट्टी ली थी। अभिराज के सुझाव पर वे शहर में टहलने गए, उसे अपने विचारों और अपनी तलवार के साथ अकेला छोड़ दिया। दोपहर से शाम तक अभिराज लगातार अभ्यास करता रहा। हर एक झूला पिछले वाले से हवा को तेज काटता था। उसकी सांस स्थिर थी, उसकी आंखें केंद्रित, उसकी भावना अटूट। फिर डिंग, तलवार भावना स्तर 6 में उन्नत हुई। बल की एक लहर उसके माध्यम से उमड़ पड़ी। अभिराज रुका, उसका दिल धड़क रहा था। स्तर 6, इसका मतलब 8 गुना बल गुना था। एक भयानक संख्या। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए केवल पौराणिक तकनीकें जैसे आयाम स्लैश और विनाश प्रत्येक का मूल्य 100 अरब संघ सिक्कों से अधिक था, बल को 10 गुना से अधिक गुना कर सकती थी। और अब अभिराज शुद्ध तलवार बोध के माध्यम से उस स्तर के करीब पहुंच रहा था। फिर भी वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। इतने अभ्यास के बाद केवल 2 स्तर। उसने बुदबुदाया, पसीना उसके माथे से लुढ़क रहा था। शायद मैं उतना प्रतिभाशाली नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। कहीं ब्रह्मांड में निश्चित रूप से राक्षसी जीनियस थे जो स्तर 9 तलवार भावना को तुरंत समझ सकते थे। है ना? अगर कोई तलवार कट्टरपंथी अभिराज को ये कहते हुए सुनता, तो वे शायद खून खांसते और उसे मौके पर ही मारने की कोशिश करते। स्तर 6 तलवार भावना। अधिकांश साधकों ने केवल तलवार भावना के बारे में सुना था और उसे भी एक किंवदंती माना जाता था। पसीना पोंछने के बाद अभिराज अपने कमरे में लौट आया और एक जल्दी स्नान किया। उसका फोन बजा। ये पर्यवेक्षक चार्ल्स था। अभिराज, उसकी आवाज लाइन के माध्यम से साफ आई, तुम्हारी कस्टम तलवार खत्म हो गई है। जब तुम कल संघ हॉल आओगे तो तुम्हें यह मिल जाएगी। मैंने तुम्हारे पहले बाहरी मिशन के लिए एक उपयुक्त टीम भी इकट्ठी कर दी है। अभिराज का दिल उत्साह से दौड़ पड़ा। जिस क्षण का उसने सपना देखा था, साहसिक कार्य, राक्षसों का शिकार, अजगरों को मारना, लगभग यहाँ था। कॉल के बाद वह शांत होकर अपने कमरे में बैठ गया और अपने मन को विस्तारित होने दिया। उसकी मानसिक ऊर्जा एक विशाल ज्वार की तरह बह निकली, एक पूरे 3 किलोमीटर के दायरे को कवर कर लिया। वह चौंक गया। उसकी आत्मा विशेषता केवल 2 गुनी हुई थी, लेकिन उसकी धारणा की सीमा 3 गुनी हो गई थी। उसने एक बार में 10 से अधिक वस्तुएं उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं कर सका। शायद मुझे अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए एक गुणात्मक परिवर्तन की जरूरत है। उसने विचार किया। उसने अपने बिस्तर के बगल में 10 गहरे काले उड़ने वाले चाकू को देखा और उन्हें हवा में उठाया। वे चुपचाप मंडराते रहे। एक ही विचार के साथ वे कमरे के माध्यम से गोली मार दी। धमाका। हवा चटक गई जैसे वे 200 मीटर प्रति सेकंड की गति से जिप कर रहे थे। एक नया विचार अभिराज के दिमाग में झिलमिलाया। अगर मैं वस्तुएं उठा सकता हूं, तो क्या मैं खुद को उठा सकता हूं? उसने अपनी तलवार को फर्श पर सपाट रखा, फिर ध्यान से उस पर कदम रखा। धीरे धीरे उसने इसे अपनी मानसिक ऊर्जा से भर दिया। और फिर वह ऊपर उठा। वह उड़ रहा था। पहले तो लड़खड़ाया, लेकिन 10 मिनट के भीतर वह दृढ़ता से खड़ा था, कहानियों से अमर तलवार साधकों में से एक की तरह अपनी तलवार की सवारी कर रहा था। केवल मार्शल किंग ही उड़ सकते थे, और स्पिरिट मास्टर भी अभिराज की तरह एक मीडिया के रूप में एक वस्तु का उपयोग करके उड़ सकते हैं। उस रात बाद में वह अपने बिस्तर पर बैठा, वेब ब्राउज कर रहा था, इस दुनिया के बारे में सब कुछ सोच रहा था, इसके विशाल महाद्वीप, भयानक राक्षस, प्राचीन खंडहर और पौराणिक खजाने। वह और जानना चाहता था। समझना, ये विदेशी खंडहर कहां से आए? उसने सोचा, क्या हमसे पहले यहाँ कोई अन्य मानव सभ्यता थी? मार्शल सम्राट से परे कौन सा क्षेत्र निहित है? लेकिन वे सवाल गुप्तता की परतों के भीतर गहरे दबे हुए थे। आम नागरिक ऐसी सच्चाइयों तक पहुंच नहीं सकते थे। फिर उसे याद आया, उसके पिता एक 3 स्टार नागरिक थे। उसने खोज की कि इसका क्या मतलब है। जाहिर है, एक स्टार नागरिक वह था जिसने मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, आविष्कार, अनुसंधान, लड़ाई या बलिदान के माध्यम से। स्टार रैंकिंग 1 से 6 तक थी, और एक 6 स्टार नागरिक को एक मार्शल सम्राट के मूल्य के बराबर माना जाता था। अभिराज के पिता के लिए सम्मान और भी गहरा हो गया। आखिरकार, घंटों पढ़ने और एक स्पंज की तरह ज्ञान को अवशोषित करने के बाद, अभिराज लेट गया, अपनी आंखें बंद कर ली और नींद में बह गया। कल वह जंगलों में कदम रखेगा, राक्षसों से लड़ने के लिए, अपनी किंवदंती बनाने के लिए। उसका खून पहले ही खौल रहा था। रात को सोने से पहले अभिराज को अचानक याद आया, उसने कुछ समय पहले एक विशेष तलवार तकनीक खरीदी थी, प्रकाश कृपाण तकनीक। कल उसे शिकार के लिए निकलना था। तैयारी बहुत जरूरी थी, कौन जानता था कि किस तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। अभिराज ने कौशल इंटरफेस खोला और उसके अंदर लिखी बातों को पढ़ना शुरू कर दिया। उसके मन में एक स्पष्ट सूचना गूंजी। डिंग, एक कृपाण तकनीक का पता चला है।
क्या आप समझना चाहते हैं? हाँ, अभिराज ने चुपचाप अपने दिल में जवाब दिया। डिंग। प्रकाश कृपाण तकनीक को आदिम श्रेणी में उन्नत किया गया है। निरपेक्ष गति कृपाण तकनीक। आदिम श्रेणी का मतलब ब्रह्मांड स्तर की शक्ति जैसा विनाशकारी नहीं था। इसका मतलब था उत्पत्ति सभी चीजों की नींव। ठीक वैसे ही जैसे 100 पीढ़ियों के बाद के बच्चे की रक्तरेखा अपने पूर्वज की तुलना में हल्की हो जाती है, आदिम संस्करण तकनीक के मूल शुद्ध रूप का प्रतिनिधित्व करता था, बिना किसी दोष या कमी के। सबसे बेहतरीन प्रकाश कृपाण तकनीक गति पर केंद्रित थी। इसमें 9 परतें थीं, और पूर्ण रूप से महारत हासिल करने पर ये किसी की गति को उनकी सामान्य सीमा से 3 गुना तक बढ़ा सकती थी। मार्शल कला की दुनिया में गति से ज्यादा भयानक कुछ नहीं था। यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को पलक झपकते ही काट सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने मजबूत हैं। 3 गुना गति का बढ़ावा सब कुछ बदल सकता था। उदाहरण के लिए, एक स्तर 9 मार्शल योद्धा की औसत गति लगभग 80 टेक्स्ट मीटर सेकंड होती थी। प्रकाश कृपाण तकनीक में पूर्ण महारत के साथ वह गति 240 टेक्स्ट मीटर सेकंड तक पहुंच सकती थी, जो एक सामान्य स्तर 9 मार्शल मास्टर के बराबर थी। इस तरह का बढ़ावा चौंका देने वाला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विशेष तकनीकें इतनी महंगी थीं। अब अभिराज ने आदिम संस्करण निरपेक्ष गति को समझ लिया था। सिद्धांत वही था, लेकिन शक्ति एक अलग ही स्तर पर थी। इस संस्करण में केवल 3 स्तर थे। स्तर 1 रेशियो 3 टेक्स्ट गुना गति, स्तर 2 रेशियो 6 टेक्स्ट गुना गति, स्तर 3 10 टेक्स्ट गुना गति। ये केवल कुछ चरणों जैसा लग सकता है, लेकिन गति भौतिकी में एक जटिल अवधारणा है। विचार करने के लिए कई चर वेरिएबल्स हैं। 60 टेक्स्ट किलोग्राम बल वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि 20 टेक्स्ट किलोग्राम बल वाले व्यक्ति से तेज हो। दरअसल, गति में 10 गुना वृद्धि शक्ति में 50 गुना वृद्धि से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अभिराज की वर्तमान आधार गति 150 टेक्स्ट मीटर सेकंड थी। 10 गुना गुणक के साथ वह 1500 टेक्स्ट मीटर सेकंड हो जाती, जो एक उच्च स्तरीय मार्शल ग्रैंड मास्टर के स्तर की थी। और ये 10 गुना गुणक उसके साथ साथ बढ़ेगा जैसे जैसे वह मजबूत होता जाएगा। उत्साहित होकर अभिराज ने आंगन में तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। केंद्रित प्रशिक्षण में 2 घंटे बीत गए। डिंग। निरपेक्ष गति कृपाण तकनीक स्तर 1 पूर्ण हुआ। इसके साथ अभिराज के पास अब उसकी स्तर 6 कृपाण एकाग्रता से 8 टेक्स्ट गुना शक्ति का बढ़ावा और निरपेक्ष कृपाण तकनीक के स्तर 1 से 3 टेक्स्ट गुना गति का बढ़ावा था। प्रशिक्षण के बाद अभिराज ने स्नान किया और सोने चला गया। अगली सुबह अभिराज सुबह 7 बजे उठा। उसने लापरवाही से अपना स्टेटस पैनल खोला। मालिक अभिराज, शारीरिक बल 123.2, आत्मा 123.2, प्रतिभा अनंत बोध। वह अब एक स्तर 2 मार्शल मास्टर की शक्ति रखता था, जिसके पास उससे 23 टन अधिक आधार शक्ति थी। अपने गुणकों के साथ वह एक स्तर 9 मार्शल योद्धा होने के बावजूद बिना किसी समस्या के एक स्तर 9 मार्शल मास्टर से भी मुकाबला कर सकता था। तरोताजा होने और नाश्ता करने के बाद उसने देखा कि उसके माता पिता रात को घर नहीं लौटे थे। उन्होंने पास में एक होटल बुक किया था और लगता था कि उन्हें एक नया जुनून मिल गया है। कौन जाने, शायद जल्द ही मेरा एक छोटा भाई या बहन हो, अभिराज मन ही मन हंसा। फिर वह सीधे संघ शाखा हॉल की ओर गया और लोकेश को बुलाया। लोकेश जल्द ही पहुंच गया और अभिराज को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। मुझे कहना होगा, अभिराज, लोकेश ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी कल्पना अद्भुत है। ये तलवार डिजाइन, यहाँ तक कि विनिर्माण कंपनी ने भी पूछा कि क्या वे तुमसे अधिकार खरीद सकते हैं। हा हा हा। फिर उसने तलवार अभिराज को भेंट की। ब्लेड इंजीनियरिंग और कारीगरी का एक उत्कृष्ट नमूना था। यह एक सूक्ष्म नीले रंग के साथ झिलमिला रहा था, जैसे चांदनी के नीचे पाला। खांचे पर जटिल रुन उत्कीर्ण थे, रहस्यमय और सुरुचिपूर्ण। हिल्ट को पूरी पकड़ के लिए डिजाइन किया गया था, जो गहरे चमड़े में लिपटा हुआ था। ये थी हिमशोक। तलवार 1.2 टेक्स्ट मीटर लंबी थी, 90 टेक्स्ट सेंटीमीटर ब्लेड, 30 टेक्स्ट सेंटीमीटर हिल्ट। ये सुरुचिपूर्ण थी, फिर भी घातक सटीकता का प्रदर्शन कर रही थी। अभिराज ने ब्लेड को छुआ और एक ठंडी ठंडक महसूस की। यह एक C9 श्रृंखला की तलवार थी। पर्याप्त शक्ति के साथ कोई भी स्तर 9 ग्रैंड मास्टर स्तर के जानवर से लड़ सकता था और तलवार अक्षत रहेगी। उसे तुरंत उसे चलाने की एक प्रबल इच्छा महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को रोका। फिर लोकेश ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक उपयुक्त टीम ढूंढ ली है। कप्तान एक स्तर 9 मास्टर है और बाकी भी मास्टर स्तर के हैं। उप कप्तान पहले ही यहाँ है। चलो, उससे मिलते हैं। अभिराज मुस्कुराया, धन्यवाद पर्यवेक्षक। लोकेश ने लापरवाही से हाथ हिलाया। जिक्र न करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। साथ में वे बाहर निकले। तलवार अभिराज की पीठ पर बंधी थी। एक काली शर्ट और सफेद पैंट पहने हुए उसके सुंदर नैन नक्श और लंबा कद उसे एक वीर हवा दे रहा था। जैसे ही वे बाहर निकले, अभिराज ने एक पीले रंग के व्यक्ति को एक महिला के बगल में सोफे पर बैठे हुए देखा। वे बात कर रहे थे।
लोकेश को देखकर वे दोनों तुरंत खड़े हुए और झुककर प्रणाम किया। नमस्ते, पर्यवेक्षक लोकेश। आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं, सर। अभिराज की लोकेश के आसपास की आरामदायक मुद्रा के विपरीत अन्य इतने सहज नहीं थे। लोकेश एक राजा स्तरीय मार्शल कलाकार था, वह उच्चतम स्तर जिसे उनमें से अधिकांश मिलने की उम्मीद कर सकते थे। सम्राट स्तर के विशेषज्ञ देवताओं जैसे थे, राजा स्तर उनके लिए वास्तविकता की चरम सीमा थी। वे दोनों उप कप्तान लोकेश और स्नाइपर लड़की रिनी स्पष्ट रूप से तनाव में थे। पिछली रात लोकेश ने अचानक उनकी टीम को बुलाया था। कप्तान उपलब्ध नहीं था, इसलिए वे इसके बजाय आए थे, अविश्वसनीय रूप से घबराए हुए महसूस कर रहे थे। लोकेश ने संतुष्टि में सिर हिलाया। यही उचित रवैया है, उसने सोचा। फिर उसने अभिराज पर नजर डाली, जो हमेशा की तरह आजाद ख्याल था, और मन ही मन आह भरी। मैं इस बच्चे के साथ क्या कर सकता हूँ? लोकेश ने कहा, टीम का नाम दोहरा कृपाण दल है, आराम करो। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें आज किसी से मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। वह तुम्हारी टीम में शामिल होगा। उसकी सुरक्षा तुम्हारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तुम उपलब्ध सबसे अच्छी टीम हो, मुझे निराश मत करना। फिर उसने अभिराज की ओर मुड़कर उसका परिचय कराया। अभिराज आगे बढ़ा और मुस्कुराया, नमस्ते भाई। मैं अभिराज हूँ। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। अब से मैं आपकी देखरेख में रहूंगा। लोकेश उप कप्तान क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गया, फिर उसे एहसास हुआ। वह उत्साहित था। एक सुनहरा अवसर, एक राजा स्तरीय विशेषज्ञ के करीबी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने का। फिर उसने अभिराज के सामने अपने जीवन की सबसे शानदार मुस्कान दी और कहा, नमस्ते अभिराज भाई, आप पुरुषों में एक ड्रैगन हैं। चिंता न करें, आपकी सुरक्षा हमारे साथ 100% सुनिश्चित है। लोकेश पर्यवेक्षक ने उन्हें थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। अभिराज ने उनके साथ थोड़ी देर बात की। लड़की का नाम रिनी था और वह टीम की स्नाइपर थी। अभिराज ने उसे भी नमस्ते कहा। चलो चलते हैं अभिराज भाई, लोकेश उप कप्तान ने कहा। चलो टीम के बाकी सदस्यों से मिलते हैं। कप्तान भी वहीं होंगे। अभिराज ने सिर हिलाया और पीछे पीछे चला गया। वे एक सैन्य वाहन में संघ शाखा हॉल द्वारा चलाए जा रहे एक बार में गए। वहां अभिराज टीम के बाकी सदस्यों से मिला। कप्तान रमन था, अपने शुरुआती 30 के दशक का एक लंबा आदमी जो दोहरी तलवारों का उपयोग करता था। उसने खुली बाहों और एक चौड़ी मुस्कान के साथ अभिराज का स्वागत किया। दो और सदस्यों का परिचय कराया गया, मिहिर और तरुण, जुड़वां भाई। मिहिर एक छोटी तलवार का इस्तेमाल करता था, जबकि तरुण एक हथौड़ा चलाता था। उन दोनों ने नमस्ते में सिर हिलाया। अभिराज को जल्द ही पता चला कि लोकेश उप कप्तान राक्षसों को घायल करने में सक्षम ऊर्जा बंदूकों में माहिर था। परिचय के बाद वे बैठ गए और चाय और कॉफी का ऑर्डर दिया। अभिराज ने देखा कि उन्होंने शराब नहीं पी। उसकी जिज्ञासा देखकर लोकेश उप कप्तान हंसा। जंगल में जाने से पहले हम शराब को नहीं छूते, ये घातक हो सकता है। अभिराज ने समझदारी में सिर हिलाया और खुद के लिए एक कॉफी का ऑर्डर दिया। रमन गंभीर हो गया। अभिराज जंगल के लिए नया है। उसके पहले शिकार के लिए हमें कम स्तर के राक्षसों और कम घनत्व वाले क्षेत्र को चुनना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? लोकेश उप कप्तान ने सिर हिलाया। सहमत हूँ। क्षेत्र 37 आदर्श होना चाहिए। ये शहर के करीब है, जिसमें अपेक्षाकृत कमजोर राक्षस हैं। सभी सहमत हुए। रमन अभिराज की ओर मुड़ा। क्या तुमने अपने सभी उपकरण खरीद लिए हैं? अगर नहीं, तो हम मदद कर सकते हैं। अभिराज उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। कोई जरूरत नहीं, कप्तान। मैंने पहले ही अपना खरीद लिया है। फिर उसने अपने गियर का प्रदर्शन किया। मिहिर की आंखें बाहर निकल आईं। धत, क्या वह संघ की तलवार है? मैंने कभी ऐसी नहीं देखी। ये किस ग्रेड की है? यह एक C9 कस्टम निर्मित तलवार है, अभिराज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। बाकी टीम एक पल के लिए शांत हो गई, फिर उनकी आंखें फुटबॉल जैसी चौड़ी हो गईं। C9 कस्टम निर्मित, तुम वह खरीद सकते हो? क्या तुम गुप्त रूप से कोई बड़ा शॉट हो? मिहिर हाँफने लगा। कृपया मुझे तुम्हारी जांघ को गले लगाने दो। तुम अब मेरे बॉस हो। अगर तुम मुझे पश्चिम जाने के लिए कहोगे, तो मैं पूरब की ओर देखूंगा भी नहीं। मिहिर अभिराज की ओर झपटा, जिसने तुरंत उसे दूर धकेल दिया। दफा हो जाओ, तुम विकृत। समूह जोर से हंस पड़ा। फिर अभिराज ने उन्हें अपना D9 कवच दिखाया, जिससे एक और दौर की हाँफ उठी। आखिरकार, हथियार से भी ज्यादा महंगा कवच था। अपने दैनिक प्रदर्शन को पूरा करने के साथ, अभिराज अंदर से बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था। फिर, टीम खड़ी हुई, जंगल की ओर जाने के लिए तैयार। अभिराज की आंखें उत्साह और प्रत्याशा के साथ चमक उठीं। जगह तय करने के बाद, वे तुरंत निकल पड़े। उन्होंने एक भारी बख्तरबंद कार ली, शहर के द्वार तक गए, अपने कागजात दिखाए, और जोरदार धमाके के साथ बाहर निकले। कार के अंदर, तरुण गाड़ी चला रहा था। लोकेश उप कप्तान अभिराज की ओर मुड़ा और पूछा, अरे भाई, क्या तुम घबराए हुए महसूस कर रहे हो? क्या तुम जंगल के राक्षसों के बारे में जानते हो? अभिराज ने जवाब दिया, हाँ, हमने स्कूल में उनका अध्ययन किया था।
वैसे लोकेश भाई, क्षेत्र -37 में किस तरह के राक्षस हैं? उनके स्तर क्या हैं? लोकेश उप कप्तान ने एक पल के लिए सोचा। मुख्य रूप से वहां के राक्षस कम स्तर के हैं। अधिकांश योद्धा ग्रेड के हैं। कभी कभी तुम कुछ मास्टर क्षेत्र के राक्षस देख सकते हो। प्रकार के रूप में छाया बिल्ली सबसे आम है, फिर ज्वाला भेड़िया। छाया बिल्ली का नाम उसकी गति और उसके काले फर के साथ अंधेरे में घुल मिल जाने की क्षमता के कारण रखा गया है। वे एक बाघ के आकार के होते हैं। ज्वाला भेड़िया को उनका नाम उनकी उपस्थिति से मिलता है। जैसे कि उनके चारों ओर आग का एक निशान होता है और जब वे चाहते हैं तो गर्मी पैदा करते हैं। अभिराज ने इन राक्षसों के बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन वह जानता था कि पढ़ने और वास्तव में उनसे लड़ने में बहुत अंतर था। उनकी कार सड़क पर तेजी से चल रही थी। मिहिर ने रिनी को देखा और चिढ़ाया, यो रिनी, देखो कौन सड़क पर हमारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा प्रिय यहाँ है। तुम्हारे प्यार भरे बुलेट के साथ उसे गले लगाने का इंतजार कर रहा है। हर कोई जोर से हंस पड़ा। रिनी, एक शांत लड़की होने के कारण, अक्सर इस तरह चिढ़ाई जाती थी। उसने बस एक ठुड्डी दी और आगे देखा। एक बड़ा, बाघ प्रकार का राक्षस सड़क को अवरुद्ध कर रहा था, सही समय पर कार पर झपटने के लिए तैयार स्थिति में बैठा था। यह एक रजत दंत बाघ था, एक कार के आकार का। ये स्पष्ट रूप से एक मास्टर क्षेत्र का जानवर था। रिनी ने अपनी विश X7 स्नाइपर राइफल निकाली और कार की खुली छत से निशाना साधा। एक शांत वूश के साथ गोली चली और सीधे बाघ की खोपड़ी को छेद दिया। जानवर मौके पर ही गिरकर मर गया। अभिराज हैरान था। रिनी अविश्वसनीय रूप से सक्षम लड़ाका थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह सबसे अच्छी टीम थी जिसे पर्यवेक्षक उसके लिए ढूंढ सकता था। रिनी बहन अद्भुत है, अभिराज ने प्रशंसा के साथ कहा। रिनी ने तरुण को एक ठुड्डी दी लेकिन अभिराज की ओर धीरे से देखा। उसने कुछ नहीं कहा। अभिराज को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने पूछा, कप्तान, क्या हमें बाघ को अपने साथ लेना चाहिए? रमन ने जवाब दिया, वह 500 टेक्स्ट किलोग्राम का बाघ। हम उसे कहाँ रखेंगे? हम सिर्फ मूल्यवान हिस्सों जैसे खाल, हड्डियां और दांत काट लेंगे। अभिराज ने सिर हिलाया और सामग्री निकालने में दूसरों के साथ शामिल हो गया। उसने सावधानीपूर्वक प्रक्रिया का अवलोकन किया। एक राक्षस की शारीरिक रचना जानना कुशल तरीके से मारने और मूल्यवान हिस्सों को पुनः प्राप्त करने दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। उसके बाद उन्हें और कोई राक्षस नहीं मिला। जल्द ही वे शहर से 50 टेक्स्ट किलोमीटर दूर एक सैन्य शिविर में पहुंचे। लोकेश उप कप्तान ने कहा, हम यहाँ अपनी आपूर्ति फिर से भरते हैं। हम शिकार के दौरान ब्रेक भी ले सकते हैं। अभिराज ने सिर हिलाया। रमन ने जोड़ा, कुछ आराम कर लो। हम शाम को निकलेंगे। अभिराज ने पूछा, शाम को क्यों, कप्तान? रमन मुस्कुराया, क्योंकि कम स्तर के राक्षसों के शिकार के लिए रात का समय बेहतर होता है। साथ ही दिन के दौरान बाहर बहुत गर्मी होती है। अभिराज ने ओह के साथ जवाब दिया, लेकिन तभी उन्होंने एक और टीम को आते देखा। हर कोई देखने के लिए मुड़ा। दूसरे समूह का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति ने रमन को देखा और मुस्कुराया। यो, दोहरा कृपाण दल ने कब से अर्ध योद्धा बच्चों को अपनी रैंक में लेना शुरू कर दिया? क्या तुम लोग अब एक बच्चे की देखभाल सेवा चला रहे हो? उसके साथियों ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। रमन ने उस आदमी पर नजर डाली और कहा, मास्टर एरिक, प्रसिद्ध विष दंत दल हमसे क्या चाहता है? क्या तुम्हें अभिराज से कोई समस्या है? अभिराज ने वक्ता को देखा और हैरान था। मास्टर एरिक, मयंक का दादा, तो वह मेरे साथ परेशानी खड़ी करने यहाँ आया है? अभिराज ने खुद से सोचा। मास्टर एरिक ने ठंडी सांस ली। रमन, उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। मुझे कुछ इज्जत दो। उसने मेरे पोते को बुरी तरह पीटा। मुझे उसे सजा देने की जरूरत है। रमन हैरान था। वह अभिराज की ओर मुड़ा। अभिराज, यह क्या बात है? अभिराज ने जो कुछ हुआ था सब समझाया। पूरी कहानी सुनने के बाद रमन ने ठुड्डी दी। तुम्हारी कितनी बड़ी बात है, मास्टर एरिक। स्पष्ट रूप से तुम्हारे पोते ने एक आधिकारिक योद्धा को उकसाया और अब तुम उसकी गरिमा वापस पाना चाहते हो। मास्टर एरिक की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने क्या कहा? वह एक योद्धा है। वह सिर्फ 3 दिन पहले जागा। तुम किसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? अब रमन की टीम की बारी थी कि उनकी आंखें फुटबॉल जैसी चौड़ी हो गईं। क्या अभिराज 3 दिन पहले जागा? वे सभी अभिराज को देखने लगे, पूरी तरह से भ्रमित। अभिराज ने अपनी नाक रगड़ी और सिर हिलाया। रमन एक पागल आदमी की तरह जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पर्यवेक्षक ने खुद हमारी टीम को उसके पहले शिकार की देखभाल करने के लिए कहा। हमें सोना मिल गया है। हमारी टीम में एक दानव है। हा 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 हा, दोहरा कृपाण दल के सभी सदस्य शब्दों से परे उत्साहित थे। मास्टर एरिक, दूसरी ओर, एक लकड़ी की मूर्ति की तरह जम गया था। क्या पर्यवेक्षक ने व्यक्तिगत रूप से शिकार टीम की व्यवस्था की? अभिराज के लिए? कैसे? उसकी गर्दन से ठंडा पसीना टपक रहा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि पर्यवेक्षक किस तरह का व्यक्ति था। वह एक राजा क्षेत्र का पावर हाउस था। रमन ने मुस्कुराते हुए मास्टर एरिक को देखा।
अरे मास्टर एरिक भाई, मुझे पता है कि तुम न्याय के आदमी हो। तुम अपने पोते को पिते हुए देखकर यूं ही जाने नहीं दे सकते, है ना? मैं अभिराज को तुम्हारे हवाले कर दूंगा ताकि तुम उसे सजा दे सको। अभिराज हतप्रभ था। हे भगवान, ये कप्तान कटाक्ष करना जानता है। उसने भी एक कटाक्षपूर्ण अभिव्यक्ति पहनी। मास्टर एरिक और उसकी टीम ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने विशाल चूहे निगल लिए हों। मास्टर एरिक का गला अचानक सूख गया। मेरी पानी की बोतल किसने चुराई? फिर उसने जबरदस्ती हंसा। हे, तुम क्या कह रहे हो, रमन भाई? श्रीमान अभिराज एक ईमानदार आदमी हैं। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। यह मेरा बेकार पोता था जो माउंट एवरेस्ट को पहचानने में विफल रहा और उसे उकसाया। मैं निश्चित रूप से उसे एक सबक सिखाऊंगा। यह एक दादा के रूप में मेरी विफलता थी। फिर उसने अभिराज की ओर रुख किया। हमने गलती की, श्रीमान अभिराज। कृपया हम पर कोई द्वेष न रखें। यह एक स्तर 5 मास्टर ग्रेड राक्षस है जिसे हमने आज मारा। कृपया इसे अपने पहले शिकार का जश्न मनाने के लिए एक उपहार के रूप में स्वीकार करें। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। रमन ने तुरंत उपहार स्वीकार नहीं किया। उसने अभिराज की ओर देखा, आखिरकार यह उसका द्वेष था। लेकिन अभिराज एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। आप बहुत दयालु हैं, मास्टर एरिक। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया मयंक को मेरी ओर से नमस्ते कहना। फिर उसने बिना पलक झपकाए उपहार स्वीकार कर लिया। मास्टर एरिक के मुंह का कोना हिंसक रूप से हिल गया, लेकिन उसने अपनी सबसे शानदार मुस्कान रखी। गई मेरी 5 टेक्स्ट करोड़। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने एक बेवकूफ पोता पाला, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे भुगतान करना होगा। अलग होने के बाद दोहरा कृपाण दल के सभी सदस्य जोर से हंस पड़े। मिहिर तो अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिर गया। अभिराज उनके साथ हंसा। रमन ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, जब तुम आसमान में उड़ोगे तो हमें मत भूलना, भाई। अभिराज ने जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, कप्तान? आप पहली टीम के कप्तान हैं जिसमें मैं शामिल हुआ। आप स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी जिंदगी डींग मार सकेंगे कि आप मेरे कप्तान थे। शायद भविष्य में कोई सुंदर बूढ़ी औरत भी आप में दिलचस्पी लेगी। उसने इसे बहुत ईमानदारी से कहा। रमन का मुंह मरोड़ा गया। यह अभिराज बेशर्म है। उसने हल्के से खांसा और कहा, खैर, जाकर कुछ आराम करो। हम 1 घंटे में निकलेंगे। 1 घंटे के बाद उन्होंने अपनी कार शिविर में पार्क की और पैदल ही जंगल में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे गहराई में उतरे, राक्षसों की दहाड़ जंगल में गूंज उठी। अभिराज उत्साहित था, यह उसकी पहली वास्तविक लड़ाई होगी। 10 मिनट की खोज के बाद ज्वाला भेड़ियों का एक झुंड उनके सामने आया। रमन ने लक्ष्यों को सौंपा, राक्षसों को टीम के बीच विभाजित किया। अभिराज को एक स्तर 1 योद्धा ग्रेड का भेड़िया दिया गया। आगे बढ़ो, रमन ने कहा। घबराओ मत, पूरे दिल से लड़ो। अभिराज का खून खौल रहा था। हालांकि वह इस भेड़िया से कहीं ज्यादा मजबूत था, फिर भी यह उसकी पहली वास्तविक राक्षस लड़ाई थी। यह एक सपना सच होने जैसा महसूस हुआ। उसने हिमशोक निकाली, अपनी शक्ति को एक स्तर 1 योद्धा के स्तर तक दबा दिया और भेड़िया की ओर झपटा। राक्षसों में एक विशेषता थी क्योंकि वे प्रकृति के प्रिय थे। राक्षस अर्ध स्तर से योद्धा स्तर का राक्षस बनने के ठीक बाद मौलिक बल का उपयोग कर सकते थे। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने मौलिक बल का उपयोग करने के लिए मार्शल ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने की जरूरत थी। इसीलिए आमतौर पर एक स्तर 1 योद्धा स्तर का जानवर 2 या 3 स्तर 1 मार्शल योद्धाओं से आसानी से लड़ सकता था। रमन ने अभिराज को उस भेड़िया से लड़ने दिया क्योंकि रमन जानना चाहता था कि अभिराज वास्तव में कितना जीनियस था। लेकिन वे उसे एक चील की तरह देख रहे थे। अगर अभिराज इसे अकेले संभाल नहीं सका, तो वे तुरंत कदम उठाएंगे क्योंकि पर्यवेक्षक लोकेश ने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी कि अभिराज की रक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अभिराज हवा के झोंके की तरह ज्वाला भेड़िया की ओर भागा। उसका हिमशोक पहले से ही उसके हाथ में था। वह इस लड़ाई का पूरी तरह से अनुभव करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी शक्ति को एक स्तर 1 योद्धा तक कम कर दिया। उसकी उंगलियां उसके हथियार हिमशोक, नई गढ़ी मिश्र धातु ब्लेड को कसकर बंद कर गईं। उसकी पकड़ में ठंडी और भारी टिकी हुई थी। उसकी घुमावदार धार हल्की सी झिलमिला रही थी, डूबते सूरज से एक पीला प्रतिबिंब पकड़ रही थी। दूरी में बिखरे हुए मलबे और जंग लगे कंटेनरों के बीच चल रहा ज्वाला भेड़िया ने भी अभिराज को देखा और उसकी ओर तेजी से भागा। मोटे तौर पर 2 मीटर लंबा, लाल फर काले धारियों से सजी हुई थी जैसे जलने के निशान। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। हर सांस एक हल्की गर्मी का धुआं बाहर निकालती थी, उसके मुंह के पास की हवा को विकृत करती थी। लपटें उसके पंजों के किनारों पर सूक्ष्मता से नाच रही थी। उसकी नाम की क्षमता आराम से भी प्रकट हो रही थी। याद रखना, अभिराज, लोकेश उपकप्तान ने पीछे से चिल्लाया। उसके पंजे लोहे को पिघला सकते हैं। उसे तुम्हें छूने मत देना। मैं नहीं छूने दूंगा। धड़ाम, पलक झपकते ही प्राणी का शरीर भयानक गति के साथ आगे बढ़ा। फटी हुई डामर ने अपने पंजों के नीचे दरार डाली क्योंकि उसने खुद को एक आग के गोले की तरह लॉन्च किया। अभिराज की आंखें सिकुड़ गईं।
वह आखिरी पल में एक तरफ हट गया, उसका शरीर तरल अनुग्रह के साथ चल रहा था। भेड़िया के जलते हुए पंजे उसे इंचों से चूक गए, एक उल्टी हुई बस के किनारे में नक्काशी कर दी, संपर्क पर उसे प्रज्वलित कर दिया। धत, ये तेज है। अभिराज कंक्रीट के एक टुकड़े के पीछे झुक गया, फिर से बाहर निकल गया। भेड़िया मुड़ा, दांत बाहर निकले हुए, उसके नथुनों से भाप निकल रही थी। वह नीचे झुक गया, चक्कर लगा रहा था। वह उसे नाप रहा था, उसे परख रहा था। अच्छी प्रतिक्रियाएं, रमन ने टीम से फुसफुसाते हुए कहा, एक सुरक्षित दूरी से एक रिज पर देख रहा था। तरुण ने अपने चश्मे को समायोजित किया, लेकिन वह सिर्फ एक चेतावनी हमला था। चलो देखते हैं कि क्या वह एक वास्तविक हमले से बच सकता है, रिनी ने कहा, समूह की शांत स्नाइपर। समूह इस लड़ाई को इतनी धैर्य से देख सकता था क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने विरोधियों से निपटा था, क्योंकि यह भेड़िया केवल एक स्तर 5 या स्तर 6 योद्धा ग्रेड राक्षस था। यह उनके लिए केक का एक टुकड़ा था। वे यहाँ अभिराज को प्रशिक्षित करने आए थे, शिकार करने नहीं। दहाड़, शशश। भेड़िया फिर से झपटा, आग और मांसपेशी का एक धब्बा। अभिराज ने अपना ब्लेड उठाया। आखिरी सेकंड में, सीधे टकराने के बजाय, वह हवा में एक पत्ते की तरह बगल में घूम गया, भेड़िया के कंधे पर काटते हुए। छिंग, चिनगारियां फूट पड़ी, और खून का एक हल्का चाप हवा के बीच में छिड़का। भेड़िया गरजा, लड़खड़ाया, लेकिन तुरंत ठीक हो गया। उसकी आंखें अब क्रोध से जल रही थीं। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला, अंदर एक संपीड़ित आग का गोला बन रहा था। आग का गोला आ रहा है, लोकेश उप कप्तान ने चिल्लाया। अभिराज ने बस आग का गोला उसके पास से फटते ही एक रोल में गिरा दिया। धमाके की लहर ने उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठा दिया, झटके ने उसकी हड्डियों को हिला दिया। उसके पीछे का कंक्रीट वाष्पीकृत हो गया, पिघले हुए लावा में बदल गया। ये चीज वास्तव में नाम पर खरी उतरती है। वह खड़ा हुआ, कराहते हुए। उसकी जैकेट किनारों पर झुलस गई थी, उसकी कॉलर से धुआं निकल रहा था। लेकिन वह मुस्कुराया, अब मेरी बारी है। अभिराज ने एक गहरी सांस ली। उसकी मांसपेशियां कस गईं, और उसकी आभा हल्की सी धड़क उठी। संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन उसका छिपा हुआ फायदा, अनंत बोध, चुपचाप काम कर रहा था। उसने पहले ही ज्वाला भेड़िया की हमला लय, शरीर मुद्रा, हमले के कोनों को याद कर लिया था। वह आगे बढ़ा, पीछे नहीं। ज्वाला भेड़िया फुसफुसाया, भ्रमित। शिकार उसकी ओर नहीं चलता था। चलो नाचते हैं, राक्षस। ये झपटा, जबड़े से काटा। अभिराज बगल में हट गया, फिर बर्फ पर एक स्केटर की तरह नीचे फिसल गया। उसी समय, उसने एक घुमावदार चाप में हिमशोक को ऊपर की ओर घुमाया, भेड़िया के पेट में काटते हुए। ब्लेड गहरा कटा, स्लैश, हौलल। ज्वाला भेड़िया लड़खड़ाया। रक्त एक चौड़े पंखे में छिड़का क्योंकि यह जलती हुई पूंछ के साथ अभिराज तक पहुंचने की कोशिश करते हुए झपट रहा था। अभिराज नीचे झुका, एक वैन के मलबे पर कूद गया, और खुद को एक गिरते हुए तारे की तरह वापस नीचे लॉन्च किया। वह हवा के बीच में मुड़ा, तलवार दोनों हाथों में कसकर पकड़ी हुई थी। धड़ाम, ब्लेड ज्वाला भेड़िया की पीठ में दफन हो गई, मांसपेशी को छेदते हुए और हड्डी में समा गई। प्राणी चीखा, लपटें मौत के एक सर्पिल में बाहर की ओर फूट पड़ी। लेकिन अभिराज पीछे नहीं हटा। इसके बजाय, उसने हिल्ट को पकड़ा, उसे जोर से घुमाया, और भेड़िया की पीठ से लात मारी। बस जैसे ही जानवर लुढ़का और आग के अंतिम गुट में फट गया, पीछे हट गया। धमाका, धुआं, आग, खून, खामोशी। फिर धूल जम गई। ज्वाला भेड़िया स्थिर पड़ा था। उसका सिर ढीला पड़ा था, जीभ लटक रही थी। झुलसे हुए फर और उजागर पसलियों ने क्रूर लड़ाई की गवाही दी। अभिराज शांति से खड़ा था, हाथ में ब्लेड, उसकी बाईं बांह पर एक लाल खरोंच। लेकिन उसकी आंखें उज्ज्वल थीं। उग्र। उसने लड़ाई का आनंद लिया। वह जानता था कि एक राक्षस का सामना करना कैसा लगता है। पीछे से, टीम में सभी ने धीरे से ताली बजाई। बुरा नहीं, अभिराज। तुमने अभी अभी एक राक्षसी जीनियस के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है। मिहिर ने एक सीटी बजाई। वह शाप की तरह सुंदर था। तरुण ने कंधे उचकाए, लेकिन वह भी प्रभावित था। कुशल, कोई बर्बाद आंदोलन नहीं। अभिराज ने इस बार ज्यादा अकड़ नहीं दिखाई। उसने बस अपने ब्लेड से खून पोंछा और कहा, आप सभी का धन्यवाद। वह दल की ओर मुड़ा, फिर से शांत। क्या हमें चलते रहना चाहिए? इस लड़ाई ने अभिराज को एक बात सिखाई। एक ही क्षेत्र में एक राक्षस और एक मार्शल कलाकार एक जैसे नहीं होते। एक राक्षस कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अगर अभिराज एक सामान्य व्यक्ति होता, तो वह अकेले इस भेड़िया से लड़ने में सक्षम नहीं हो सकता था। इसलिए उच्च क्रम में राक्षस इस छोटे भेड़िया से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। मानवता पर बहुत दबाव था। उसे जल्दी से बड़ा होने की जरूरत थी। इसलिए वह इस यात्रा से लौटने के बाद मार्शल मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करेगा। उस रात अभिराज एक और भेड़िया और एक छाया बिल्ली से लड़ा। फिर वे जंगल छोड़ गए। अभिराज अब वास्तविक खतरों का सामना करने के लिए तैयार था, टीम ने अनुमान लगाया। इसलिए यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अभिराज को अनुकूलन करने के लिए कम से कम 2 दिन की लड़ाई की जरूरत होगी। लेकिन अभिराज अमानवीय था। वह एक पेशेवर की तरह लड़ा।
इसलिए वे कल ज्यादा खतरनाक क्षेत्र 40, जो यहाँ से 20 टेक्स्ट किलोमीटर दूर था, में जाएंगे। वह जगह शक्तिशाली राक्षसों से भरी हुई थी। वे वहां शिकार करने और पैसे कमाने के लिए जाएंगे। अभिराज भी इस फैसले से सहमत था, क्योंकि उसे अपने कौशल और युद्ध की प्रवृत्ति को निखारने के लिए शक्तिशाली राक्षसों की जरूरत थी। वे सेना शिविर में लौट आए, वहां से अपनी कार ली और शहर लौट आए। रमन ने कहा, अभिराज, हम तुम्हें कल सुबह उठाएंगे। शुभ रात्रि। अभिराज अपने घर लौट आया। उसके माता पिता पहले से ही घर पर थे। क्योंकि वह जंगल गया था, उसने अपनी कलाई के माइक्रो कंप्यूटर पर कॉल विकल्प बंद कर दिया था। तो अश्विन और नंदिनी दोनों तनावपूर्ण मूड में थे। वे जानते थे कि अभिराज आज अपने पहले शिकार सत्र के लिए जाएगा। जब अभिराज अपने दरवाजे के सामने आया और घंटी बजाई, तो नंदिनी ने जल्दी से दरवाजा खोला। जब उसने देखा कि यह अभिराज है, तो उसने उसे गले लगा लिया और अपनी आवाज में चिंता के साथ पूछा, तुम घायल तो नहीं हो, बेटा? अभिराज ने अपने पूरे दिल में गर्मी महसूस की। राक्षसों के भारी फायदे को देखकर तनाव उसके दिमाग से फिसल गया। वह मुस्कुराया और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, माँ? मैं कौन हूँ? एक जीवन में एक बार का जीनियस। क्या वे मात्र राक्षस मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? हे। अभिराज की लापरवाही देखकर नंदिनी को भी राहत मिली। फिर वे अंदर गए। अश्विन भी वहीं थे। अभिराज ने उन्हें भी नमस्ते कहा। अश्विन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, अभिराज को ठीक देखकर ही उनके लिए काफी था। अभिराज ने कहा, माँ, मैं पहले स्नान करूंगा। कृपया मेरे लिए कुछ भोजन तैयार करें, मुझे बहुत भूख लगी है। नंदिनी ने सिर हिलाया और उसे जाने के लिए कहा। वह मेज पर भोजन परोसेगी। अभिराज अपने कमरे में गया, एक गर्म स्नान किया और ताज़ा कपड़े पहने। वह बैठ गया। मेज विभिन्न खाद्य पदार्थों से भरी हुई थी। अभिराज भूखा था, इसलिए उसने ऐसे खाया जैसे किसी और का काम ही नहीं था। अभिराज को इतने जुनून से खाते देखकर नंदिनी धीरे से मुस्कुराई। एक बच्चे को अपने भोजन का आनंद लेते देखना एक माता पिता के लिए एक अच्छा एहसास था। खाने के बाद अभिराज वापस अपने कमरे में चला गया। वह आज रात क्षेत्र में प्रवेश करेगा। अभिराज पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने पैनल को देखा। मालिक अभिराज, शारीरिक बल 123.6, आत्मा 123.6, प्रतिभा अनंत बोध। अब अभिराज क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार था। उसने अपने मौलिक कोर को देखा, यह 14 टेक्स्ट सेंटीमीटर व्यास का था। एक बड़ा कोर ज्यादा मौलिक बल संग्रहित कर सकता था और ग्रैंड मास्टर स्तर पर लड़ाई में ज्यादा प्रभावी हो सकता था। उदाहरण के लिए, एक सामान्य ग्रैंड मास्टर का 8 टेक्स्ट सेंटीमीटर कोर होता था। मान लीजिए कि वह एक अग्नि मौलिक कृषक था। अपने मौलिक बल का उपयोग करके वह अपनी ऊर्जा समाप्त होने से पहले 2 घंटे तक बिना रुके लड़ सकता था। फिर उसे कोर को फिर से भरने के लिए फिर से खेती करने की जरूरत होगी। वह तब केवल सामान्य रूप से लड़ सकता था, बिना मौलिक ऊर्जा का उपयोग किए। एक जीन ताला खोलना एक समान तरीके से काम करता था। एक व्यक्ति ऊर्जा को अवशोषित करके शुरू करता था। एक बार जब उनका कोर भर जाता था, तो अतिरिक्त ऊर्जा को जीन ताला की ओर निर्देशित किया जाएगा, धीरे धीरे इसे तोड़कर खोल दिया जाएगा। कुछ समय बाद ये खुल जाएगा। यहाँ कई कारक काम करते थे, सांस लेने की विधि, कोर का आकार, पर्यावरण आदि। एक बड़ा कोर ज्यादा ऊर्जा अवशोषित कर सकता था, जिसके परिणामस्वरूप जीन ताला खोलने के लिए ज्यादा अतिरिक्त ऊर्जा होती थी। अब एक सवाल उठ सकता है, यदि एक स्तर एक ग्रैंड मास्टर और एक स्तर 9 ग्रैंड मास्टर दोनों का कोर एक ही आकार का है, तो क्या अंतर है? मौलिक बल का उपयोग करना किसी के शरीर को ऊर्जा की एक परत में लपेटने जैसा था, एक युद्ध शरीर को सक्रिय करना। ये युद्ध शरीर उपयोगकर्ता की प्राकृतिक आधार सीमा के आधार पर शक्ति और गति को 2 गुना बढ़ावा देता था। इसके अलावा कोई कौशल सीख सकता था। उदाहरण के लिए, एक अग्नि मौलिक मार्शल कलाकार आग के गोले दागने के लिए एक आग का गोला कौशल सीख सकता था। ईंधन स्तर 1 और स्तर 9 दोनों के लिए समान था, लेकिन गुणवत्ता अलग थी। एक स्तर 9 कृषक जीवन विकास में और आगे बढ़ गया था, इसलिए उनके आग के गोले की गुणवत्ता कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होगी। अभिराज ने अपनी आदिम त्रिमौलिक सांस लेने की तकनीक को सक्रिय किया। उसके चारों ओर एक विशाल भंवर बन गया। उसका कोर पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए अतिरिक्त ऊर्जा दिखाई देने वाली दर पर अगले प्रमुख जीन ताला में बाढ़ लाने लगी। आमतौर पर स्तर 9 योद्धा के शिखर पर पहुंचने के बाद एक व्यक्ति को मास्टर क्षेत्र के ताले को खोलने के लिए 5 से 6 महीने तक दिन में 6 घंटे खेती करने की जरूरत होती थी। लेकिन अभिराज बता सकता था कि उसे केवल 30 टेक्स्ट मिनट की जरूरत होगी। इसलिए उसने अपना खेती सत्र जारी रखा। समय तेजी से बीत गया। 30 मिनट बाद उसका मास्टर क्षेत्र का ताला पूरी तरह से संतृप्त हो गया। फिर उसके शरीर के अंदर एक जोरदार आवाज के साथ मास्टर क्षेत्र का पहला उपजीन ताला फट गया। अभिराज अपनी शक्ति और मानसिक शक्ति को तेजी से बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। 5 मिनट बाद वृद्धि रुक गई। उसने एक लंबी, गंदी सांस बाहर निकाली और अपने पैनल की जांच की। मालिक अभिराज, शारीरिक बल 618, आत्मा 618, प्रतिभा
अनंत बोध। अभिराज हाँफने लगा। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी वह सदमे में था। मानव शरीर की क्षमता अकल्पनीय थी। हर प्रमुख क्षेत्र का पहला उपताला शक्ति में 5 गुना वृद्धि देता था, पिछले शक्ति मूल्य की परवाह किए बिना। एक सामान्य स्तर 9 मार्शल योद्धा के पास 10,000 टेक्स्ट किलोग्राम की शक्ति होती थी। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे मास्टर स्तर 1 पर 50,000 टेक्स्ट किलोग्राम तक पहुंच जाएंगे। प्रत्येक बाद का स्तर एक और निश्चित 50,000 टेक्स्ट किलोग्राम जोड़ता था। केवल पहला स्तर अलग होता था। अभिराज के पास अब स्तर 1 मास्टर क्षेत्र पर 618,000 टेक्स्ट किलोग्राम की शक्ति थी, सामान्य स्तर 9 मार्शल मास्टर से 168,000 टेक्स्ट किलोग्राम ज्यादा। उसने अपने कोर को देखा और देखा कि यह अब 28 टेक्स्ट सेंटीमीटर था, जो अधिकांश मार्शल किंग्स की तुलना में भी बड़ा था। अभिराज ने खेती फिर से शुरू कर दी। 2 घंटे और 30 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। अभिराज ने 5 और स्तरों में प्रवेश किया, प्रति स्तर 30 टेक्स्ट मिनट लेते हुए। वह अब एक मार्शल मास्टर स्तर 6 था। एक पौराणिक वृद्धि अनसुनी। कुछ लोग इस क्षेत्र में हमेशा के लिए फंसे रहते थे। यहां तक कि जीनियस को भी अगर वे मेहनती थे तो प्रति स्तर कम से कम 2 से 3 महीने की जरूरत होती थी। अभिराज ने खुद से सोचा, तुम कितने राक्षस हो। जैसा कि मुझसे उम्मीद की गई थी, वाह। उसने अपनी पीठ थपथपाई, खुद से बहुत खुश था। फिर उसने फिर से अपने पैनल को देखा। मालिक अभिराज। शारीरिक बल 868। आत्मा 868। प्रतिभा अनंत बोध। प्रत्येक क्षेत्र 50 निश्चित अंक देता था, लेकिन ये अंक खगोलीय थे। एक स्तर 9 मार्शल मास्टर के पास लगभग 450 टेक्स्ट अंक की शक्ति होती थी। अभिराज के स्तर 6 कृपाण एकाग्रता के साथ उसकी आधार शक्ति को 8 से गुना करने पर उसकी प्रभावी शक्ति 6,944 टेक्स्ट अंक थी, एक सामान्य स्तर 3 मार्शल ग्रैंड मास्टर से ज्यादा, जिसके पास केवल 6,750 टेक्स्ट अंक थे। वह अब अजेय था। 1 टेक्स्ट अंक इक्वल्स 1 टेक्स्ट टन इक्वल्स 1000 टेक्स्ट किलोग्राम। एक सामान्य हाथी का वजन लगभग 5 टेक्स्ट अंक होता था। अब आप समझ सकते हैं कि मार्शल कलाकार कितने हास्यास्पद थे। अभिराज ने फिर से अपने कोर की जांच की। यह अब 38 टेक्स्ट सेंटीमीटर था, प्रति स्तर 2 टेक्स्ट सेंटीमीटर की वृद्धि। यह अद्भुत था। अभिराज खुद से बहुत खुश था और सोने चला गया। अगली सुबह वह सुबह 7 बजे उठा। वह तरोताजा हुआ और अपने पैनल को देखा। मालिक अभिराज। शारीरिक बल 1736। आत्मा 1736। प्रतिभा अनंत बोध। वह पहले ही एक स्तर 1 मार्शल ग्रैंडमास्टर की शक्ति के करीब पहुंच रहा था, जिसके पास 2250 टेक्स्ट अंक की शक्ति थी। अचानक उसका फोन बजा। ये लोकेश उपकप्तान था। अभिराज, हम 30 टेक्स्ट मिनट में तुम्हारे गेट पर होंगे। जल्दी तैयार हो जाओ। अभिराज ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने अपना मुकाबला सूट, नर्म कवच पहना, अपनी उड़ने वाली चाकू अपने बैकपैक में पैक की और हिमशोक को अपनी कमर पर बांध लिया। वह नीचे गया। नंदिनी और अश्विन वहीं थे। उन्होंने पूछा, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, बेटा? अभिराज ने कहा, माँ, मेरी टीम के सदस्य 20 टेक्स्ट मिनट में यहाँ होंगे। हम फिर से शिकार के लिए जा रहे हैं। उनकी आंखों में चिंता का एक संकेत था, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। उन्होंने केवल कहा, सुरक्षित वापस आना। तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है। हमेशा याद रखना। अभिराज उनकी चिंता महसूस कर सकता था। उसने उन्हें आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। फिर उसने नाश्ता किया और बाहर कदम रखा। उसके घर के सामने एक फूलों का बगीचा था। वह वहां खड़ा हुआ और अपनी मानसिक शक्ति फैलाई। अब वह 30 टेक्स्ट किलोमीटर के दायरे को कवर कर सकता था, लगभग एक छोटे शहर के आकार का। और चूंकि उसकी आत्मा 1000 टेक्स्ट अंक की बाधा को पार कर चुकी थी, एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ था। वह पहले इसे पूरी तरह से इंगित नहीं कर सका, लेकिन फिर उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके वस्तुओं को उठाने की कोशिश की। पहले वह एक बार में 10 वस्तुओं का प्रबंधन कर सकता था। अब वह 15 का प्रबंधन कर सकता था। तो ये गुणात्मक परिवर्तन है। बुरा नहीं, उसने बुदबुदाया। जब वह अभ्यास कर रहा था, उसने देखा कि एक सैन्य वाहन तेजी से आ रहा है। उसके टीम के सदस्य अंदर थे। हालांकि अभी भी 10 टेक्स्ट किलोमीटर दूर, वह उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसके मानसिक डोमेन के अंदर सब कुछ उसके अवलोकन और नियंत्रण में था। 5 मिनट बाद कार पहुंची। अभिराज उसमें कदम रखा। लोकेश उपकप्तान ने कहा, तुम आज ज्यादा ऊर्जावान दिखते हो, अभिराज। क्या कल रात की लड़ाई ने तुम्हें एक मानसिक बढ़ावा दिया? अभिराज लोकेश उपकप्तान के तीव्र अवलोकन से हैरान था। उसने बस जवाब दिया, हाँ। लोकेश उपकप्तान ने जारी रखा, आज हम क्षेत्र 40 में जाएंगे। वह जगह खतरनाक है। वहां बहुत सारे मास्टर स्तर के जानवर हैं। शायद कुछ ग्रैंड मास्टर स्तर के भी। अभिराज ने पूछा, इतना खतरनाक? लोकेश उपकप्तान ने जवाब दिया, खतरा और भाग्य साथ साथ चलते हैं। अगर तुम जोखिम नहीं उठाओगे, तो मजबूत कैसे बनोगे? अभिराज मुस्कुराया।
ठीक है, फिर चलते हैं। चलो देखते हैं कि क्षेत्र 40 में क्या खास है। हर कोई हंस पड़ा। जल्द ही वे शहर के द्वार से गुजरे और सेना शिविर पहुंचे। इस बार उन्होंने आराम नहीं किया। उन्होंने कार पार्क की और पैदल ही क्षेत्र 40 में प्रवेश किया। 30 टेक्स्ट मिनट चलने के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचे। रास्ते में उनका सामना कुछ कम स्तर के राक्षसों से हुआ, जिनसे अभिराज ने आसानी से निपटा। क्षेत्र 40 तबाही से पहले एक छोटा शहर हुआ करता था। अब यह एक राक्षस क्षेत्र था। उन्होंने दूरी में लड़ाई सुनी। रमन ने कहा, लगता है कि कुछ मार्शल कलाकार लड़ रहे हैं। चलो जांच करते हैं। सभी ने सिर हिलाया। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने दो युवा पुरुषों और एक महिला को एक विशाल पृथ्वी भालू के खिलाफ संघर्ष करते देखा। वे अपनी सीमा पर थे, उनकी आंखों में निराशा। रमन की टीम ने कार्रवाई की। भालू एक स्तर एक मास्टर ग्रेड राक्षस था। मिहिर और तरुण दोनों स्तर एक मार्शल मास्टर आगे बढ़े। मिहिर तेज होने के कारण भालू को पीछे से काटा। जानवर क्रोध में दहाड़ा और मिहिर को झपटने की कोशिश की, लेकिन तरुण तैयार था और अपने हथौड़े से उसके सिर को फोड़ दिया। भालू लड़खड़ाया। मिहिर ने अवसर का फायदा उठाया और कटों की एक श्रृंखला दी। दर्द में दहाड़ते हुए भालू ने पृथ्वी की कीलों की एक बौछार जारी की। मिहिर ने उन्हें आसानी से अवरुद्ध कर दिया। फिर तरुण ने फिर से वार किया। उसके बाद मिहिर उत्तम समन्वय के साथ उन्होंने अपने ही क्षेत्र में राक्षस को गिरा दिया। तीनों बचे लोगों ने गहराई से सिर झुकाया। धन्यवाद सर, हमें बचाने के लिए। मिहिर ने पूछा, तुम लड़ाके नहीं लगते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवा पुरुषों में से एक ने जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं सर। हम तेजस मार्शल विश्वविद्यालय से हैं। हम शोध के लिए आए थे। हमने सुरक्षा के लिए एक टीम को काम पर रखा था, लेकिन भालू को देखते ही वे भाग गए। हमारी जान बचाने के लिए फिर से धन्यवाद। अभिराज और बाकी लोगों ने समझदारी की नजरें बदलीं। लोकेश उपकप्तान ने पूछा, अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या तुम अकेले बाहर निकल सकते हो? युवा व्यक्ति ने जवाब दिया, हम आभारी होंगे यदि आप हमें सैन्य शिविर तक पहुंचा सकते हैं। बदले में हम पुरस्कार और एक गुप्त जानकारी की पेशकश करेंगे। लड़की का नाम लीजा था और दो लड़के समीर और जतिन थे। जब रमन ने सुना कि इसमें एक पुरस्कार शामिल है और संभवतः एक छिपा हुआ रहस्य, तो उसकी जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी और लड़की को देखा। उसका लहजा स्थिर था। रहस्य किस बारे में है? अगर यह पर्याप्त दिलचस्प है तो हम तुम्हें शिविर तक पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर छात्र खुशी से झूम उठे। उनके थके हुए चेहरों पर राहत छा गई। वे यहाँ शोध करने के लिए आए थे और सुरक्षा के लिए मार्शल योद्धाओं की एक टीम को भी काम पर रखा था। लेकिन उन तथाकथित पेशेवरों ने खतरा देखते ही भाग गए, कायरों की तरह अपनी पूंछों के बीच भागते हुए उन्हें छोड़ दिया। वे बाल बाल बचे थे। अब भी उनके दिलों में एक अवशिष्ट डर बाकी था। उन्हें अब पुरस्कार की परवाह नहीं थी, वे बस जिंदा वापस जाना चाहते थे। और जहां तक रहस्य की बात है, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे उन्होंने खुद खोजा था, उन्होंने केवल अपने ठहरने के दौरान इसे सुना था। लीजा आगे बढ़ी और गंभीरता से कहा, हमने कुछ अन्य लोगों से सुना कि पूर्वी क्षेत्र में एक परित्यक्त इमारत है। एक अग्नि वानर वहां बस गया है और यह वर्तमान में स्तर 9 मास्टर से ग्रैंड मास्टर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। उसके शब्दों पर सभी की आंखें अचानक रुचि के साथ चमक उठीं। क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा एक राक्षस हमेशा एक नाजुक स्थिति में होता था। उस संक्षिप्त अवधि के दौरान समान स्तर का एक कृषक भी संभावित रूप से उसे मार सकता था। यदि सही समय पर किया जाए तो यह एक सुनहरा अवसर था। रमन तुरंत अभिराज की ओर मुड़ा और पूछा, अभिराज, ये खतरनाक है। जानवर कोई मजाक नहीं है। क्या तुम अंदर रहना चाहते हो या बाहर? लेकिन अगर हम उस अग्नि वानर को मारने में कामयाब होते हैं, हम कम से कम 50 टेक्स्ट करोड़ संग सिक्के कमा सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अभिराज की आंखें चमक उठीं। इस तरह के अवसर को छोड़ दें। बिल्कुल नहीं। वह अब सिर्फ एक मास्टर स्तर का लड़ाका नहीं था। अपनी कृपाण एकाग्रता के साथ वह अब आसानी से किसी भी स्तर 5 ग्रैंड मास्टर का सामना कर सकता था। क्या वह क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक राक्षस से डरेगा? हास्यास्पद। अभिराज को सहमति में सिर हिलाते हुए देखकर रमन ने राहत की एक लंबी सांस ली। अगर अभिराज ने इनकार कर दिया होता तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। यह अभिराज का जंगल में दूसरा दिन था और एक शिखर स्तर के मास्टर जानवर के खिलाफ जाना अधिकांश के लिए आत्मघाती था। लेकिन ये सिर्फ कोई समय नहीं था, वानर क्षेत्र में प्रवेश करने के कगार पर था। सही अवसर। रमन तरुण और मिहिर की ओर मुड़ा। छात्रों को शिविर तक पहुंचाओ। हम यहीं इंतजार करेंगे। एक स्तर 9 जानवर के लिए क्षेत्र में प्रवेश की प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 3 दिन लगते हैं। ये हमें पर्याप्त समय देता है। तरुण और मिहिर ने सिर हिलाया और छात्रों के साथ चले गए। इस बीच अभिराज और बाकी लोग इंतजार करने के लिए पास के एक खंडहर की ओर गए। अभिराज पालथी मारकर बैठ गया, उसकी सांस शांत, मुद्रा सीधी।
एक केंद्रित सांस के साथ उसने अपनी मानसिक ऊर्जा जारी की, वातावरण के माध्यम से एक अदृश्य लहर। उसकी मानसिक इंद्रिय अब 30 टेक्स्ट किलोमीटर के दायरे को कवर करती थी। चूंकि क्षेत्र -40 केवल 50 टेक्स्ट किलोमीटर के दायरे में था, वह एक बार में आधे से ज्यादा क्षेत्र को स्वीप कर सकता था। जैसे ही उसकी धारणा फैली, उसके दिमाग में विशद छवियां बनने लगी, सोनार की तरह, लेकिन कहीं ज्यादा तेज। दर्जनों जानवर क्षेत्र में घूम रहे थे। अधिकांश स्तर 9 योद्धा वर्ग के थे, कुछ पहले ही मास्टर स्तर पर पहुंच चुके थे। उनके मौलिक आभा ने हिंसक रंगों के साथ परिदृश्य को चित्रित किया। आग, बर्फ, हवा और अंधेरा एक अनदेखी तूफान की तरह मिश्रित हो रहे थे। उसने एक स्तर 9 मास्टर वर्ग के बाघ को भी हिरण के आकार के राक्षस के शव को फाड़ते हुए देखा। उसके जबड़े खूनी थे, पूंछ मरोड़ रही थी। मार्शल कलाकार भी थे, जो पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए समूहों में फैले हुए थे। कोई ग्रैंड मास्टर स्तर का प्राणी, जानवर या इंसान दिखाई नहीं दिया, कम से कम पहले तो नहीं। लेकिन फिर, जैसे ही उसका मानसिक जाल पूर्व की ओर बह गया, जीर्ण शीर्ण इमारत उसकी निगरानी में आ गई। और वह वहीं था, एक विशाल वानर, उसका शरीर झुका हुआ, फर उलझा हुआ और सांस भाप की तरह जल रही थी, दूसरी मंजिल पर गतिहीन बैठा था। उसकी आभा ने अभिराज को सब कुछ बताया। वह पहले ही क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। वह अब एक स्तर एक ग्रैंड मास्टर था। अभिराज ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी। तो जानवर पहले ही उन्नत हो चुका है। क्या मुझे दूसरों को बताना चाहिए? नहीं, वे वैसे भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस वानर से अपनी आंखें बंद करके भी निपट सकता हूँ। उसने एक हल्की सी ठुड्डी दी। नाटकीय प्रतिक्रियाओं से मनोरंजन हुआ, जो निश्चित रूप से अनुसरण करेंगे। उन्हें सच्चाई खुद देखने दो। इसके अलावा, पहले से ही इमारत के चारों ओर कई मार्शल टीमें इकट्ठा थीं। स्पष्ट रूप से उन्होंने भी अफवाहें सुनी थीं। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मौत अंदर छिपी हुई थी, उनके आने का इंतजार कर रही थी। 1.5 घंटा बीत गया। तरुण और मिहिर लौट आए, स्पष्ट रूप से आराम से। उन्होंने एक छोटा मिश्र धातु का केस पकड़ा हुआ था और मुस्कुराए। हमें पुरस्कार के रूप में 5 टेक्स्ट करोड़ संग सिक्के मिले, तरुण ने कहा। वे छात्र साधारण नहीं थे। जरूर किसी बड़े परिवार से होंगे। अब दोपहर थी। लोकेश उप कप्तान असहज लग रहा था। कप्तान, क्या हमें वास्तव में यहाँ इंतजार करना चाहिए? हर कोई पहले से ही वहाँ इकट्ठा हो रहा है। क्या होगा अगर कोई और टीम पहले कदम उठाती है? अभिराज ने लोकेश उप कप्तान को सुना और खुद से सोचा, ज्यादा आत्मविश्वास रखो, लोकेश। क्या होगा अगर? कहना बंद करो। वहाँ पहले से ही दर्जनों मार्शल कलाकार हैं। यह एक तथ्य है, लेकिन वह असली समस्या नहीं थी। असली मुद्दा यह है कि क्या मुझे अपनी ताकत उजागर करनी चाहिए। अगर लड़ाई छिड़ जाती है और मैं ये बताता हूं कि मेरे पास ग्रैंड मास्टर स्तर की ताकत है, तो क्या लोकेश को दिल का दौरा नहीं पड़ेगा? क्या होगा अगर वे मुझे किसी प्रयोगशाला चूहे की तरह विच्छेदित करने की कोशिश करते हैं? मैं अभी तक ग्रह के ऊपरी क्षेत्रों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। वह रुका, फिर कुछ याद आया। मेरी उड़ने वाली चाकू। कोई नहीं जानता था कि वह उनका उपयोग कर सकता था। और रात के अराजकता में, कोई भी बिजली की गति से हवा में कटने वाली काली चाकू को नहीं देखेगा। इससे उसे एक फायदा मिला। उसने एक हल्की सांस बाहर निकाली, ज्यादा आराम महसूस कर रहा था। दोपहर आई और समूह पूर्व में इमारत की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने और भी मार्शल कलाकार देखे, लगभग 20 व्यक्ति, सभी विभिन्न पक्षों से संरचना को घेरे हुए थे। उनमें मास्टर एरिक की टीम भी थी। एक ही विचार हर किसी के दिमाग से गुजरा। पहला कदम कौन उठाने जा रहा है? हवा तनाव से भरी हुई थी, शांत, भारी, बिजली जैसी। अचानक, रमन ने अपना गला साफ किया और बोला, हर कोई, हम पहले एक समझौते पर क्यों नहीं आते? बाकी लोग मुड़ गए। टीम के नेताओं में से एक स्तर 9 मास्टर, ने पूछा, किस तरह का समझौता, रमन? रमन ने शांति से इशारा किया। चलो सब मिलकर हमला करते हैं। इमारत के अंदर कई मास्टर स्तर के जानवर हैं, अकेले यह आसान नहीं होगा। जो कोई भी जानवर को मारता है, वह उसे रखता है। जहां तक अग्निवानर की बात है, जो भी टीम सबसे ज्यादा योगदान करती है, उसे इनाम मिलता है। ये केवल तार्किक है। अगर हम आपस में लड़ते हैं, तो वानर या तो भाग जाएगा, या इससे भी बदतर हमें अराजकता में मार डालेगा। फिर से खामोशी छा गई। फिर सिर हिलाया गया। उसका तर्क सही था। कुछ चर्चा के बाद 4 टीमें सहमत हुईं। हमला सूर्यास्त पर शुरू होगा। हर कोई बिखर गया और ऊर्जा को संरक्षित करना शुरू कर दिया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, एक भारी नारंगी चमक ने परिदृश्य को चित्रित किया। 20 मार्शल कलाकार धीरे धीरे इमारत की ओर बढ़े, हथियार खींचे हुए, ऊर्जा हल्के से उनके चारों ओर भड़क रही थी। लेकिन फिर, एक बहरा कर देने वाली दहाड़ फूट पड़ी, जैसे एक जेट इंजन आकाश को फाड़ रहा हो। धमाका, धमाका, धमाका। जमीन कांप उठी। आसपास के जंगल से, दर्जनों, नहीं सैकड़ों जानवर एक काली ज्वार की तरह आगे बढ़े। और फिर, असली डर सामने आया। एक 5 मीटर ऊंचा अग्निवानर इमारत के ऊपर खड़ा था, उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं।
लपटें उसके फर पर नाच रही थी, और जो दबाव वह जारी कर रहा था वह दम घोंटने वाला था। यह एक असुरक्षित जानवर नहीं था। यह एक ग्रैंड मास्टर था, पूरी तरह से क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। कच्ची, भयानक शक्ति से भरा हुआ था। हर कोई जम गया। हवा निराशा के साथ स्थिर हो गई। जानकारी गलत थी, पूरी तरह से गलत। कोई कमजोर राक्षस नहीं था, केवल मौत थी। वे घिरे हुए थे। दर्जनों मास्टर स्तर के जानवरों ने घेर लिया था। भागना असंभव लग रहा था। रमन ने एक कड़वी हंसी निकाली, आंखें भावना से नम थीं। मेरी बेटी बस कुछ दिन पहले पैदा हुई थी। अगर मैं यहां मर जाता हूं, तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसने अपराध बोध से भरी आवाज में अभिराज को देखा। मुझे माफ करना, भाई। मैं एक पापी हूं। मेरे लालच के लिए, मैंने मानवता को अपना सबसे बड़ा जीनियस खोने का कारण बन सकता हूं। क्या वे मुझे कभी माफ करेंगे? अभिराज पलक झपकाए, अवाक। यह आदमी क्या कह रहा है? क्या हम महासागर सम्राट या कुछ और से लड़ रहे हैं? ये तो बस एक मामूली स्तर एक ग्रैंड मास्टर है। शांत हो जाओ, लोग। तुम्हारा सर्वोच्च राजा, महान अभिराज यहाँ है, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अभिराज अपने दिल में मुस्कुराया। ये थी आज की कहानी नॉवल ऑफ वर्ल्ड से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।